आई थिंक मोलस्का फिनिश किया था। यस, लास्ट क्लास में हमने फाइलम मोलस्का एंड किया था। तो फाइलम मोलस्का में लास्ट क्लास में हमने मेजरली क्लासिफिकेशन ऑफ मोलस्का हमने किया था, जहाँ पे हमने देखा था कि मोलस्का को हम शेल, फुट एंड सेंस ऑर्गन के बेसिस पे 6 डिफरेंट क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं, जिसमें से पहला क्लास था मोनोप्लैकोफोरा। ठीक है ना, ये हमने लास्ट क्लास में किया था बेटा। और मोनोप्लैकोफोरा के अंदर आपने देखा था सबके सब मैराइन होते थे, कप शेप्ड शेल होता था और डिस्क के समान फुट होता था। एग्जाम्पल इसका बड़ा इंपॉर्टेंट था बेटा, और एग्जाम्पल में आपने याद रखा था नियोप्लीना इसका एग्जाम्पल था बेटा। और नियोप्लीना के बारे में 2 इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है जो एग्जाम में पूछी जाती है। पहला, ये एक सेगमेंटेड मोलस्का होता है बेटा। नॉर्मली मोलस्का की बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, बट जो मोलस्का सेगमेंटेड होता है उसको हम नियोप्लीना बोलते हैं। सेगमेंटेशन बेटा इसका एक ऐसा करेक्टर है विच इज जस्ट लाइक दैट ऑफ एनालीड्स। एनालीड भी सेगमेंटेड होते थे, तो ये भी बेटा वैसे ही सेगमेंटेड है, और इस वजह से ये कनेक्टिंग लिंक है एनालीडा एंड मोलस्का के बीच में। जैसे ट्रोकोफोर एक कनेक्शन था बेटा मोलस्का एंड एनालीडा के बीच में, ट्रोकोफोर लार्वा, तो वैसे ही बेटा एनालीडा और मोलस्का के बीच में एक मोलस्का एज कनेक्टिंग लिंक काम करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसे हम नियोप्लीना बोलते हैं। एंड थर्ड चीज जो याद रखनी है, नियोप्लीना बिलोंग्स टू द फाइलम मोलस्का एंड टू द क्लास मोनोप्लैकोफोरा। ये हमने लास्ट क्लास में किया था। नियोप्लीना के बाद हमने सेकंड क्लास देखा था जिसका नाम था एम्फीन्यूरा बेटा। एम्फीन्यूरा भी सबके सब मैराइन थे, हेड रिड्यूस्ड होता था, उनकी आंखें नहीं होती थी, उनके पास टेंटिकल्स नहीं होती थी बेटा। और सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो था, उनका शेल जो था बेटा, शेल में रो ऑफ प्लेट्स पाए जाते थे। और एग्जाम्पल आपने याद रखा था सी माइका। सी माइका को बेटा कोट ऑफ मेल शेल भी बोलते हैं, और साइंटिफिक नाम इसका क्या था, साइंटिफिक इसका नाम चीटोन और चीटोप्लियूरा था बेटा। फिर नेक्स्ट क्लास में हमने देखा था जो बांसुरी के जैसे होते थे, ऐसे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के मोलस्का होते थे बेटा, जिनका फुट ट्यूबुलर शेप का होता था, जिनकी बॉडी बेटा इसी ट्यूब के अंदर पाई जाती थी। उनको हमने स्कैफोपोडा नाम दिया था बेटा। स्कैफोपोडा में आंखें नहीं होती है, हेड रुडिमेंट्री होता है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा, इनका शेल कोनिकल होता है। और एग्जाम्पल के लिए आपने याद रखा था टस्क शेल और टूथ शेल, जिसको हम साइंटिफिकली क्या बोलते हैं, डेंटेलियम बोलते हैं। नेक्स्ट क्लास बेटा आपने जो देखा था, फोर्थ क्लास जो आपने देखा था, जो आपने बहुत बार अपनी लाइफ में देखा है, अपने गार्डन्स के अंदर उनको घूमते हुए देखा है बेटा, वो था गैस्ट्रोपोडा। तो याद रखना बेटा, स्नेल किस क्लास से बिलोंग करता है, गैस्ट्रोपोडा क्लास से बिलोंग करता है। ये एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है। और गैस्ट्रोपोडा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या था, ये टेरेस्ट्रियल भी थे, ये फ्रेश वाटर भी थे, और ये मैराइन भी थे। हेड के ऊपर टेंटिकल्स होती है, और टेंटिकल्स के ऊपर आंखें होती है बेटा। फुट इनका बड़े साइज का होता है जो चलने में मदद करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इनकी बॉडी के ऊपर एक स्पाइरली कॉइलेड शेल पाया जाता है। स्पाइरली कॉइलेड मतलब ऐसे इस प्रकार का बेटा शेल पाया जाता है। तो अगर इस प्रकार का कहीं आपको शेल देखने को मिल रहा है तो समझ लीजिए वो मोलस्का किस क्लास का है, वो गैस्ट्रोपोडा क्लास का है। और इम्पोर्टेंट चीज और एक ये भी था, इनका माउथ एंड एनस सेम साइड में होता है बेटा। तो एग्जाम्पल के लिए जो एग्जाम्पल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, वो इसी क्लास से पूछी जाती है, और इसकी एग्जाम्पल आपको याद रहनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा, पहला एग्जाम्पल आपने याद रखा था पाइला। तो बताओ बेटा फटाफट जल्दी जल्दी, पाइला का कॉमन नेम क्या है? शाबाश। पाइला का कॉमन नेम क्या है शाबाश? एप्पल स्नेल। वेरी गुड बेटा, एप्पल स्नेल। सेकंड था एप्लेसिया बेटा। ठीक है, एप्लाइसिया बेटा। एप्लाइसिया का कॉमन नेम क्या है? सी हेयर सर। सी हेयर बेटा, वेरी गुड, इसको हम सी हेयर बोलते थे। नेक्स्ट था लेमनिया बेटा। लेमनिया। लेमनिया का कॉमन नेम क्या है? शाबाश, पॉन्ड स्नेल। पॉन्ड स्नेल बेटा। ठीक है, नेक्स्ट है टर्बो। टर्बो बेटा, टर्बो को हम क्या बोलते हैं? कैट्स आई बोलते हैं। ठीक है ना। और इसके अलावा और एक था हेलिक्स। हेलिक्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? शाबाश, गार्डन स्नेल बोलते हैं। और एक था लाइमेक्स। लाइमेक्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रीस स्लग बोलते हैं। तो ये आपने ऑलरेडी याद रखे हैं, तो ये हमने लास्ट क्लास में किया था। लास्ट क्लास में इसके अलावा हमने किया था और एक क्लास जिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, जिससे हम पैसे भी कमा सकते हैं, जो इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, जिससे हम पर्ल्स बनाते हैं। उस क्लास को हम क्या बोलते हैं बेटा सैम? शाबाश, क्या बोलते हैं? प्लाइको पोड़ा बोलते हैं बेटा। और प्लाइको पोड़ा का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये था कि इनके शेल में 2 हिस्से होते हैं। शेल इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स बेटा, या 2 वैल्यूज का बना हुआ शेल होता है। एग्जाम्पल के लिए आपने याद रखता है यूनियो।
पिंकटाडा, ऑस्ट्रिया, टोरिडो एंड माइटिलस। और सबसे इंपॉर्टेंट था बेटा पिंकटाडा। पिंकटाडा क्या करता है बेटा, वो पर्ल्स बनाता है, ठीक है। और लास्ट क्लास जो था, जो एक्सेप्शन भी हमने पढ़ा था सर्कुलेटरी सिस्टम का, वो सेफेलोपोडा था बेटा। तो सेफेलोपोडा का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, इनका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। फुट मॉडिफाई हो जाता है टेंटेकल्स के अंदर, टेंटेकल्स के ऊपर सक्कर्स पाई जाती है बेटा। और इनका शेल इंटरनल भी हो सकता है, एब्सेंट भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। जैसे एक्सटर्नल शेल आपने नेट्यूलियस के अंदर देखा था, एग्जाम्पल के लिए याद रखा था सीपीओ, लोलिगो, ऑक्टोपस एंड अर्थेनियस बेटा, जो हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में कर चुके हैं। तो आज जो हम क्लास शुरू करने, आज जो हम नॉट नॉट क्लास सॉरी, आज जो हम फाइलम शुरू करने वाले हैं बेटा, तो दैट फाइलम इज कॉल्ड एज फाइलम मोलस्का। तो आज हम मोलस्का सॉरी दैट फाइलम इज कॉल्ड एज फाइलम इकाइनोडर्मेटा। तो आज हम इकाइनोडर्म्स के बारे में स्टडी करने वाले, ठीक है ना। तो जैसे इकाइनोडर्मेटा इंशाल्लाह खत्म होगा तो हमारा इनवर्टेब्रेट वाला पोर्शन इससे फिनिश हो जाएगा बच्चा। अब इकाइनोडर्मेटा को सबसे पहले हम समझ लेते हैं एज ऑलवेज व्हाई दे आर कॉल्ड एज इकाइनोडर्मेटा। हमने हमेशा ऐसे ही किया हो बेटा, सबसे पहले समझाए कि फाइलम का नाम ऐसा क्यों पड़ा है। तो अगर हम इनको इकाइनोडर्मेटा बोलते हैं तो व्हाई दे आर कॉल्ड एज इकाइनोडर्मेटा, तो ये समझने के लिए आप इस पिक्चर पे थोड़ा सा फोकस कर लीजिए, ठीक है ना। अगर आप इस पिक्चर को क्लियरली ध्यान से देख सकते हैं, सबसे पहले मेरे को बताइए किसका पिक्चर है। शाबाश, किसका पिक्चर है बेटा ये? शाबाश, किसका पिक्चर है? स्टार फिश का पिक्चर है, ठीक है ना। वेरी गुड बच्चा। चलो मेरे को फटाफट बताइए, क्या जेली फिश एक फिश है? Yes, जल्दी sir. जल्दी, क्या? नहीं बच्चा, जेली फिश फिश नहीं है। जेली फिश इज नॉट अ फिश बेटा। फिर क्या है ये? पढ़ा है हमने, जल्दी जल्दी, क्या है? नालायक हो सबके सब तुम लोग। क्या है बेटा? नेडेरिया है और सीलेंट्रेटा है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? Yes, sir. चलिए बताइए, क्या सिल्वर फिश एक फिश है? शाबाश, क्या सिल्वर फिश एक फिश है? जल्दी जल्दी बोलो, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। क्या सिल्वर फिश एक फिश है? वॉइस आ रहा मेरा कि नहीं आ रहा? बच्चा वॉइस आ रहा है ना? यस सर। तो जल्दी बोलो, फिर मुंह में जुबान नहीं है, जल्दी बोले। सिल्वर फिश एक फिश है कि नहीं है? सिल्वर फिश इज नॉट अ फिश बेटा। सिल्वर फिश को हम क्या बोलते हैं? इसको हम लेपिस्मा बोलते हैं, ठीक है। ये एक्चुअल में क्या होता है? एक्चुअल में एक आर्थ्रोपोड होता है बेटा। इट बिलोंग्स टू आर्थ्रोपोडा बेटा, ठीक है ना। चलिए बताइए, क्या कटल फिश एक फिश है? नो सर। शाबाश, कटल फिश क्या है बेटा? एक्चुअल में एक मोलस्का। एक मोलस्का है बेटा। तो सिमिलरली बताइए बेटा, क्या स्टार फिश एक फिश है? नो सर। शाबाश, नहीं बेटा। स्टार फिश एक्चुअल में क्या है? एक इकाइनोडर्मेटा है बेटा। Icainodermata. चलिए आप अपना माइक ऑफ करके रखिए, अब सुन लेना ध्यान से। तो जो आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है बेटा, दिस इज अ इकाइनोडर्मेटा बेटा। और इस इकाइनोडर्मेटा को हम क्या बोलते हैं? इसको हम स्टार फिश बोलते हैं। अगर आप स्टार फिश की बॉडी देखेंगे या स्टार फिश की स्किन देखेंगे, माइक ऑफ करके रख दो बेटा। अगर आप स्टार फिश की बॉडी देखेंगे या स्टार फिश की स्किन देखेंगे, तो आपको स्टार फिश की बॉडी या स्किन पे बेटा क्लियरली क्या दिखाई दे रहे हैं? ऐसे ये व्हाइट कलर के डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। ये ऐसे व्हाइट कलर के डॉट्स दिखाई दे रहे हैं बेटा, ठीक है ना। एकदम क्लियर दिखाई दे। अगर आप इस साइड से, इस एंगल से इन डॉट्स को देखेंगे, तो ये डॉट बेटा बॉडी से ऐसे बाहर आ रहे हैं। ये देख लीजिए, ऐसे पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स बाहर आ रहे हैं बेटा, ठीक है ना। और इन पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स को बेटा हम क्या बोलते हैं? इनको स्पाइन्स बोलते हैं। दे आर कॉल्ड एज स्पाइन्स बेटा। तो मतलब ये हुआ कि इकाइनोडर्मेट जो होते हैं, या किसी भी इकाइनोडर्मेट की बॉडी को आप देख लीजिए। इकाइनोडर्मेट की बॉडी में बेटा, अगर मैं आपको और एक पिक्चर दिखा दूं जो ज्यादा बेटर है, तो इकाइनोडर्मेट की बॉडी अगर आप देखें तो ये इकाइनोडर्मेट की बॉडी है, ये स्टारफिश की बॉडी है बेटा। इसका स्किन है, इसकी एक आर्म है। तो इसकी आर्म में बेटा ध्यान से देख लीजिए, आपको क्या दिखाई दे रहा है? ऐसे पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं बच्चे। ये देख लीजिए, दीज पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे भी देख लीजिए, ये पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स बॉडी में दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा, जो बॉडी के ऊपर पाए जाते हैं, इनको हम स्पाइन्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो मतलब इकाइनोडर्मेट की बॉडी जो होती है वो स्मूथ बॉडी नहीं है, ठीक है ना। वो एकदम बेटा स्मूथ या प्लेन बॉडी नहीं है। इनकी बॉडी के ऊपर बेटा क्या मिलेंगे? छोटे छोटे से स्पाइन्स मिलेंगे।
ये स्पाइन्स एक्चुअल में क्या होते हैं बेटा, अगर आप इधर इस पिक्चर पे देखेंगे, ये स्पाइन्स एक्चुअल में एंडोस्केलेटन के उभार होते हैं। इमेजिन कर लीजिए हमारी हड्डी जो है बेटा, बॉडी के अंदर हमारी जो बोन्स है, इमेजिन कर लो हमारी बोन्स के अंदर ऐसी एक्सटेंशन डेवलप होगी बेटा, इमेजिन कर लीजिए ऐसे, तो वो एक्सटेंशन हमारी स्किन पे भी दिखाई देगा। इमेजिन कर लो आपकी आर्म की बून एकदम प्लेन है अभी, और अब इस आर्म की बून के ऊपर बेटा ऐसे एक्सटेंशन बनने लगे, तो वो एक्सटेंशन क्लियरली कहाँ पे दिखाई देंगे, आपकी स्किन के ऊपर भी दिखाई देंगे। तो सेम यहाँ पे किन के साथ हो रहा है बेटा, इकाइनोडर्मेटा के साथ हो रहा है। इकाइनोडर्मेटा के स्केलेटन में बेटा, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं स्केलेटन को, यहाँ पे देख लीजिए, ये स्केलेटन में बेटा एक्सटेंशन दिखाई दे रहे हैं आपको, और ये एक्सटेंशन फिर बाहर कहाँ से दिखाई देते हैं, स्किन के बाहर से दिखाई देती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये स्किन के बाहर से भी दिखाई देते हैं। सो दीज एक्सटेंशंस बेटा दे आर कॉल्ड एज स्पाइन्स, इनको हम स्पाइन्स बोलते हैं। तो बिकॉज जिस फाइलम को हम पढ़ रहे हैं, इस फाइलम की स्किन जो है बेटा, दैट इज फिल्ड विद स्पाइन्स बेटा, तो हम क्या बोल सकते हैं, इनके पास स्पाइनी स्किन होता है। ठीक है, इनके पास क्या होता है बेटा, स्पाइनी स्किन होता है, मतलब कांटू से भरा हुआ, स्पाइन से भरा हुआ स्किन होता है। सो दीज एनिमल्स बेटा जिनके पास स्पाइनी स्किन है, स्पाइनी वर्ड का मतलब होता है इकाइनस, इकाइनस मीन स्पाइनी बेटा, और स्किन को हम डर्मा बोलते हैं, बायोलॉजी के अंदर स्किन को हम बेटा डर्मा बोलते हैं। तो इकाइनस डर्मा का मतलब शॉर्ट में क्या होगा, इकाइनोडर्मेटा बेटा। तो इकाइनोडर्मेटा मतलब ऐसे एनिमल्स जिनकी स्किन के ऊपर आपको क्या मिलते हैं, स्मॉल एक्सटेंशंस, स्मॉल एलिवेशंस मिलती है, जिनको हम स्पाइन्स बोलते हैं बेटा। तो सच एनिमल्स आर इन शॉर्ट कॉल्ड एज स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स, स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स भी इनको बोलते हैं, या शॉर्ट में इकाइनोडर्मेटा बोलते हैं। तो ये आप याद रखेंगे, व्हाई दे आर कॉल्ड एज इकाइनोडर्मेटा। तो जितने भी इकाइनोडर्मेटा होंगे, हर एक इकाइनोडर्मेटा की बॉडी के ऊपर आपको क्या मिलेंगे, ये स्मॉल स्पाइनी एक्सटेंशंस मिलेंगे बेटा, और इसी की वजह से इनकी स्पाइनी स्किन मानी जाती है, या इनके पास स्पाइनी स्किन होती है बच्चा, तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज इकाइनोडर्मेटा। तो ये तो पहली चीज याद रखेंगे। दूसरी चीज याद रखना है, ये जो इकाइनोडर्मेटा टर्म है, ठीक है, या नाम इकाइनोडर्मेटा जो है बेटा, इनका नामकरण या इनको ये नाम दिया है, वो देने वाला साइंटिस्ट का नाम है बेटा जैकब कलीन बेटा। ठीक है ना, तो जैकब कलीन या शॉर्ट में जैकब लीन जो है बेटा, इसने पहली बार इकाइनोडर्मेटा वर्ड यूज किया किसके लिए, सी अर्चिन के लिए बेटा। सी अर्चिन इज अ इकाइनोडर्मेट, तो इसने इकाइनोडर्मेट के लिए सबसे, सी अर्चिन के लिए सबसे पहले क्या वर्ड यूज किया था, इकाइनोडर्मेटा वर्ड यूज किया था। तो शॉर्ट में याद रखना, टर्म इकाइनोडर्मेटा किसने दिया है, जैकब कलीन ने दिया है बेटा। अब इकाइनोडर्मेटा को एक अलग ग्रुप या एक अलग फाइलम में क्लासिफाई करने वाला साइंटिस्ट जो था, जिसने उसको अलग क्लास में बेटा या अलग फाइलम में क्लासिफाई कर दिया, उसका नाम था बेटा फ्रे एंड ल्यूकार्ट। तो फ्रे एंड ल्यूकार्ट जो है बेटा, ये दो ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने इकाइनोडर्मेटा फाइलम को बनाया, या इकाइनोडर्मेटा फाइलम को एस्टेब्लिश करने वाले साइंटिस्ट जो थे, उसका नाम था फ्रे एंड ल्यूकार्ट बेटा। कितनी स्पीशीज पाई जाती है इकाइनोडर्मेटा में, लगभग 7,000 स्पीशीज पाई जाती है बेटा। ठीक है ना, प्रेजेंट में इतनी स्पीशीज मिलती है, और इनमें से लगभग रिसेंटली ये देखा गया कि 13,000 स्पीशीज इनकी एक्सटिंक्ट हो गई बेटा। एक्सटिंक्ट मतलब वो हमेशा के लिए खत्म हो गई। ठीक है ना, मतलब पहले 13,000 प्लस 7,000 कर लीजिए, इतनी सारी स्पीशीज थी, बट आउट ऑफ दीज टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज अभी जो पाई जाती है स्पीशीज वो 7,000 है, एंड 13,000 ऑलरेडी क्या हुआ बेटा, वो खत्म हो गए। ठीक है ना। अब अच्छा मेरे को बताइए, जितने भी हमने अभी तक फाइलम पढ़े हैं ना, उन फाइलम में से मेरे को बताइए कौन सा फाइलम बेटा एक्सक्लूसिवली मैराइन था। जल्दी जल्दी शाबाश, कौन सा फाइलम एक्सक्लूसिवली मैराइन था। निडेरिया। दिमाग खराब है तेरा, निडेरिया कौन बोल रहा है, क्या नाम है आपका। एक बात मैं आपको बोलूं, यूएसटीएम वाला बैच जो है ना बेटा, यूएसटीएम वाला बैच है वो आपसे बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ता है, और आपसे बहुत ज्यादा मेहनत करता है इस वाले बैच से, और इस बैच में सिर्फ नालायक लोग बैठे हैं, आप में से कोई नहीं पढ़ रहा है। वेरी गुड बच्चा। तो क्या था बेटा, टीनो फोरा था। हमने देखा था हर एक फाइलम के अंदर फ्रेश वाटर भी था, मैराइन भी था, लेकिन अभी तक जितने भी हमने वाले फाइलम पढ़े हैं बेटा, उसमें भी हमने देखा कि एक ऐसा फाइलम है जिसके सारे मेंबर समंदर के अंदर ही पाए जाते हैं, या मैराइन एनवायरनमेंट के अंदर ही पाए जाते हैं, और वो कौन था, वो टीनोफोरा था बेटा। लास्ट क्लास में आपने मोलस्का में देखा, मोलस्का में बहुत सारे मैराइन थे, बट कुछ फ्रेश वाटर भी थे बेटा। जैसे आपने एग्जाम्पल में देखा था अभी गैस्ट्रोपोडा बेटा, उसमें फ्रेश वाटर भी था। तो एक्सक्लूसिवली का मतलब होता है जो कभी फ्रेश वाटर में मिलेगा ही नहीं,
वो ओनली मैराइन में ही मिलेगा बेटा। तो अभी तक हमने जो फाइलम याद रखा था दैट इज टीनोफोरा, जो एक्सक्लूसिवली मैराइन था। आज आप उसके ऊपर और एक फाइलम ऐड करेंगे बेटा, दैट इज इकाइनोडर्मेटा। तो जैसे टीनोफोरा एक्सक्लूसिवली मैराइन था, इकाइनोडर्मेटा भी एक्सक्लूसिवली मैराइन होता है। सो दैट मीन जितने भी इकाइनोडर्मेटा आपको दिखाई देंगे बेटा, all the echinodermates you will find them only in the oceans और इन द मैराइन एनवायरनमेंट बेटा। ये आपको कभी भी फ्रेश वाटर में देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे सारी एनिमल क्लासिफिकेशन में दो ऐसे फाइलम्स है बेटा इन्वर्टेब्रेट्स में विच आर एक्सक्लूसिवली मैराइन। उसमें से पहला है टीनोफोरा एंड दूसरा है बेटा इकाइनोडर्मेटा। अब मेरे को बताइए बेटा, फाइलम, ध्यान से सुन लेना क्वेश्चन बेटा, फाइलम जिसमें रेडियल सिमेट्री है, फाइलम जिसमें रेडियल सिमेट्री है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है और एक्सक्लूसिवली मैराइन है बेटा, वो कौन सा है? जल्दी जल्दी, कौन है? शबाश, जल्दी जल्दी बोले बेटा। आप आपको वॉइस आ रहा है ना मेरा? बच्चा वॉइस आ रहा है? हेलो हेलो सर वॉइस आ रहा है सभी को मेरा? वेरी गुड बेटा, दैट इज टीनोफोरा। अब याद रखना बेटा, फाइलम जिसमें बायलैटरल सिमेट्री है, जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, जो सीलोमेट है बेटा, ठीक है ना, और जिसके अडल्ट में रेडियल सिमेट्री मिलती है एंड लार्वा में बायलैटरल सिमेट्री मिलती है, वो कौन होता है बेटा? वो इकाइनोडर्मेटा होता है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना इस क्वेश्चन को। चलिए, अच्छा इस पिक्चर को देख के, जो चार पिक्चर्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रही ना, इन चार पिक्चर्स को देख के मेरे को बताओ बच्चा, ये इकाइनोडर्मेटा जो आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, क्या ये पानी के ऊपर है या समंदर के फ्लोर पे मिल रहे हैं बेटा? कहाँ पे दिखाई दे रहे हैं चारों पिक्चर्स? समंदर के फ्लोर। तो याद रखना बच्चा, याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, वो एनिमल्स जो कॉमनली फ्लोर के ऊपर मिले ना, जो कॉमनली बेटा बेस के ऊपर मिले किसी भी वाटर बॉडी में, दे आर कॉल्ड एज बेंथोस। उनको हम बेंथोस बोलते हैं बेटा। बेंथोस का मतलब होता है फ्लोर पे रहने वाले या नीचे रहने वाले बेटा। तो याद रखेंगे, मोस्ट ऑफ द इकाइनोडर्मेट्स होते हैं, नॉट ऑल ऑफ देम बेटा, बट मोस्ट ऑफ द इकाइनोडर्मेट्स होते हैं, ये कॉमनली बेंथोस होते हैं बेटा। बेंथोस का मतलब होता है फ्लोर पे रहने वाले एनिमल्स बेटा, या नीचे बेस में रहने वाले एनिमल्स, ठीक है ना। हम अगर बात करें बेटा माउथ एंड एनस की, इनमें माउथ भी मिलेगा और एनस भी मिलेगा। और अगर आपको याद हो बेटा, मैंने आपको एक चीज बोली थी, माउथ पहले बनेगा कि एनस पहले बनेगा, इसके बेसिस पे बेटा ब्लास्टोपोर पहले माउथ बनाता है या एनस बनाता है बेटा, इसके बेसिस पे हमने एनिमल्स को क्लासिफाई किया था इनटू टू मेजर ग्रुप्स। तो बता सकते हो वो दो ग्रुप्स क्या क्या है बेटा? शाबाश, क्या क्या है प्रोटोस्टोम एंड ड्यूटेरोस्टोम। प्रोटोस्टोम एंड ड्यूटेरोस्टोम। ड्यूटेरोस्टोम्स होते हैं ना। तो याद रखना है बच्चा, जो इकाइनोडर्म्स होते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इकाइनोडर्मेट्स बेटा सबके सब ड्यूटेरियोस्टोम्स होते हैं। ड्यूटेरियोस्टोम का मतलब क्या हुआ? शाबाश, इनमें ब्लास्टोपोर से पहले क्या बनेगा? माउथ बनेगा कि एनस बनेगा बेटा? इनमें एनस। सबसे पहले एनस बनता है, और ये फीचर इनका कॉर्डेट्स के जैसा होता है। अगर आप कॉर्डेट्स को जानते हैं बेटा, तो हमने ऑलरेडी पढ़ा था, कॉर्डेट्स किस में आते हैं? ड्यूटेरियोस्टोम्स में आते हैं बेटा। कॉर्डेट्स के अंदर भी ब्लास्टोपोर से पहले एनस बनता है एंड फिर बाद में माउथ बनता है। एंड सिमिलर फीचर बेटा आपको एक इन्वर्टेब्रेट के अंदर या एक नॉन कॉर्डेट के अंदर भी देखने को मिलेगा, वो इकाइनोडर्मेट्स होते हैं बेटा। और इकाइनोडर्मेट्स भी ड्यूटेरियोस्टोम्स होते हैं, जिनमें एनस का फॉर्मेशन पहले होगा फ्रॉम द ब्लास्टोपोर बेटा, एंड बाद में क्या बनता है? बाद में माउथ बनता है। इकाइनोडर्मेट्स की बात करें तो आपको ऑलरेडी पता है बेटा, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये सीलोमेट्स होते हैं। और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, जो एग्जाम का कॉमन क्वेश्चन है बेटा, वो ये है कि अगर आप एक अडल्ट इकाइनोडर्मेट को देखते हैं, जैसे ये एक अडल्ट इकाइनोडर्मेट है, ये एक अडल्ट इकाइनोडर्मेट है, ये एक अडल्ट इकाइनोडर्मेट है, एंड दिस इज आल्सो अडल्ट इकाइनोडर्मेट। तो अडल्ट इकाइनोडर्मेट्स बेटा रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, ये रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं बेटा। कॉमनली बेटा इनमें पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है, वो हम आगे देखेंगे उसका मतलब क्या है। तो अभी याद रखेंगे, नॉर्मली अडल्ट इकाइनोडर्मेट अगर आपके हाथ में है, तो दैट विल बी बेटा ऑलवेज एंड ऑलवेज रेडियली सिमेट्रिकल। तो अडल्ट्स बेटा रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं।
लेकिन अगर आप इकाइनोडर्मेट की लार्वा की बात करेंगे तो इनके लार्वा जो होते हैं ना बेटा वो बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं। तो ये एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना। जब हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा था वहां पे एक टेबल हमने देखा था बेटा, और उस टेबल में भी मैंने बोला था ये मैं जब तभी डिस्कस करूंगा जब हम इकाइनोडर्मेटा पे पहुंचेंगे। तो अभी आज के बाद आप याद रखेंगे अडल्ट इकाइनोडर्मेट्स आर रेडियली सिमेट्रिकल एंड लार्वा इकाइनोडर्मेट्स आर बायलैटरली सिमेट्रिकल। ये एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज इसे याद रखना। इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है जो ऑलरेडी आपको पता है बेटा, एंड दे आर हेड लेस एनिमल्स बेटा। तो बताओ अगर ये हेड लेस एनिमल्स है तो इनमें सेफेलाइजेशन होगा कि नहीं होगा? शाबाश, नहीं होगा बेटा। देख लीजिए ना, यहाँ पे आपको कहीं हेड नहीं दिखाई देगा, इधर आपको कहीं हेड नहीं दिखाई देगा, इधर आपको कहीं हेड नहीं दिखाई देगा, इधर आपको कहीं हेड नहीं दिखाई देगा, ठीक है ना। तो इनके पास हेड नहीं होता है। हेड मतलब ऑलरेडी आपको पता है बेटा हेड किसे बोलते हैं, वो जगह जहाँ पे मैक्सिमम सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं उसे हम हेड बोलते हैं। तो इनके सेंस ऑर्गन्स डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे अलग अलग जगह पे, एक जगह पे कोई सेंस ऑर्गन लोकलाइज्ड देखने को नहीं मिलेगा। इनमें हेड का फॉर्मेशन नहीं होगा, ऑल्दो हेड का फॉर्मेशन अभी तक हुआ था, बट अचानक से यहाँ पे हेड अगेन गायब हो गया बेटा, ठीक है ना, हेड का फॉर्मेशन खत्म हो गया। तो ये एडवांस्ड एनिमल्स होते हैं, बट ये नॉन सेफेलाइज्ड होते हैं बेटा, इनमें सेफेलाइजेशन देखने को नहीं मिलता है। अभी अभी मैंने आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई थी, उन पिक्चर्स को देख के मेरे को बताइए कि इकाइनोडर्मेटा का स्केलेटन एंडोस्केलेटन होता है कि एक्सोस्केलेटन होता है? एक्सोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन होता है बेटा, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा था ना, तो ये स्केलेटन था, फिर इसके ऊपर स्किन लगेगा बेटा, स्किन फिर इसके ऊपर पाया जाएगा। तो स्केलेटन बॉडी के बाहर नहीं, ऑल्दो उसके एक्सटेंशंस आपको देखने को मिलते हैं, बट स्केलेटन बेटा मेजरली बॉडी के अंदर पाया जाता है। तो इस वजह से बेटा इनके पास क्या होता है, एंडोस्केलेटन होता है। और ये एंडोस्केलेटन किसका बनता है? अगेन कैल्शियम कार्बोनेट का बनता है, कैलकेरियस एंडोस्केलेटन होता है बेटा। ये आप याद रखेंगे जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखेंगे कि बहुत पहले किसी बच्चे ने मेरे को क्वेश्चन पूछा था, सर कैनल सिस्टम एंड वाटर वेस्कुलर सिस्टम में क्या डिफरेंस है? तो तब मैंने बोला था बच्चा अभी हम कैनल सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो अभी आप कैनल सिस्टम पे फोकस करो, वाटर वेस्कुलर सिस्टम जब इकाइनोडर्मेटा पे पहुंचेंगे वहां पे पढ़ा दूंगा। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम एक्चुअल में है क्या बेटा, तो उसको समझने के लिए आप इस पिक्चर पे थोड़ा फोकस कर लीजिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पिक्चर है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलेगा बच्चा। इसको ध्यान से देख लेना इस पिक्चर को, आगे मैं इसको ड्रॉ भी करूंगा अलग से, बट अभी इससे समझने की कोशिश कर लीजिए कि हमें एक्चुअल में समझना है क्या इस पिक्चर से। होता क्या है बच्चा कि जो हमारे एकाइनोडर्मेट्स होते हैं, एकाइनोडर्मेट्स की बॉडी के अंदर बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ना वो रिड्यूस्ड टाइप है, मतलब कुछ बेटर सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। तो अब बॉडी के अंदर बेटा मटेरियल को अंदर लाने का काम, वेस्ट को बाहर फेंकने का काम, या सर्कुलेशन कराने का काम बेटा किसके हाथ में आया? एक स्पेशल सिस्टम के हाथ में आया, जिस स्पेशल सिस्टम को हम क्या बोलते हैं बेटा, जिसको हम वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम बोलते हैं। वेस्क्यूलर सिस्टम का मतलब होता है जहां पे बेटा ट्यूब्स पाई जाती है, जहां पे वेसल्स पाई जाती है, जहां पे पाइप पाई जाती है, जिन पाइप्स के थ्रू आप किसी चीज को मूव करा रहे हो, चाहे वो ब्लड हो, चाहे वो वाटर हो, या चाहे वो कोई और चीज हो। बिकॉज यहाँ पे इन ट्यूब्स के थ्रू बेटा हम वाटर को मूव कराएंगे, हम वाटर का सर्कुलेशन कराएंगे, इस वजह से बेटा इसको क्या बोलते हैं, वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम बोलते हैं। अब इस वाटर वेस्कुलर सिस्टम में कौन कौन सा वेसल पाया जाता है, कौन कौन सा ट्यूब पाया जाता है, वो आप पहले समझ लीजिए बच्चा। तो यहाँ पे आपको एक स्टारफिश दिखाई दे रहा है, तो स्टारफिश के अंदर सबसे पहले देख लीजिए ये एक चीज है बेटा जिसको हम मैड्रिपोराइड बोलते हैं। अगर मैं इसको जूम कर दूं तो इसे हम मैड्रिपोराइड बोलते हैं बेटा। तो मैड्रिपोराइड कहाँ की तरफ होता है? मैड्रिपोराइड ऊपर की तरफ होता है बेटा। ऊपर मेरे कहने का मतलब डोर्सल साइड की तरफ होता है बेटा। ये मैड्रिपोराइड क्या है बेटा? ये मैड्रिपोराइड एक्चुअल में फनल के समान स्ट्रक्चर है। इमेजिन कर लीजिए एक फनल है बेटा ऐसे, तो ये एक फनल के समान स्ट्रक्चर है बेटा, और इस फनल लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू पानी अंदर आता है। तो इमेजिन कर लीजिए दिस इज माउथ बेटा, तो ये माउथ का काम करता है जहां से स्टारफिश या एकाइनोडर्म, तो यहाँ से वाटर की एंट्री होगी। अब जब वाटर अंदर आएगा तो वो कहाँ पहुंचेगा बेटा? वो इस ट्यूब में पहुंचेगा। ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे ट्यूब दिखाई दे रहा है आपको। तो दिस वच इज कॉल्ड एज मैड्रिपोराइड। तो ये सर्कल तो मैड्रिपोराइड होगा। मैड्रिपोराइड ने क्या किया बेटा? पानी को अंदर लाया, तो वाटर अंदर आ गया बेटा। वाटर अंदर कहाँ पे आ रहा है? वाटर बेटा सिस्टम ऑफ ट्यूब के अंदर आ रहा है, या नंबर ऑफ ट्यूब्स के अंदर वाटर अंदर आएगा।
लेकिन जो सबसे पहला ट्यूब जिसमें वाटर एंटर करेगा ना वो ये वाला ट्यूब है, एंड दिस ट्यूब इज कॉल्ड एज स्टून कैनल बेटा। इसको हम नाम देते हैं स्टून कैनल, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे लिख भी दूं तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इस ट्यूब को हम स्टून कैनल बोलते हैं। ये मैं बाद में पूछूंगा इसलिए ध्यान से सुन लेना इसे, ये इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। सो दिस इज कॉल्ड एज स्टून कैनल बेटा। तो इसे हम स्टून कैनल बोलते हैं। तो मतलब एकेनोडर्मिट को जब भी आपकी बॉडी में सर्कुलेशन कराना हो, जब भी खाना खाना हो, जब भी मटेरियल अंदर पहुंचाना हो, तो वो मटेरियल को खींचेगा बेटा मैड्रिपोराइट से। तो यहाँ से पानी अंदर आना शुरू करेगा। तो जैसे पानी अंदर आएगा मैड्रिपोराइट से पानी जाएगा इस ट्यूब में, और इस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, इस ट्यूब को स्टून कैनल बोलते हैं। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं बेटा, अगर मैं ये येलो कलर यहाँ से हटा दूं तो नीचे आपको एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये देख लीजिए, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर ऐसे दिखाई दे रहा है, और इसी रिंग के अंदर ये स्टून कैनल एंटर करेगा बेटा। ध्यान से सुन लेना ऐसे। तो मैड्रिपोराइट से पानी अंदर आया, पानी चला गया स्टून कैनल में, और स्टून कैनल से बेटा पानी इस रिंग लाइक स्ट्रक्चर में जाएगा। ये देख लीजिए यहाँ पे एक रिंग बना हुआ है, तो इस रिंग के अंदर पानी जाएगा बेटा। दिस रिंग इज कॉल्ड एज रिंग कैनल बेटा। इसको हम रिंग कैनल बोलते हैं। ये जो यहाँ पे रिंग दिखाई दे रहा है, ये वाला रिंग जो दिखाई दे रहा है, इसको हम रिंग कैनल बोलते हैं बेटा। तो पहले मैड्रिपोराइट में पानी आया, मैड्रिपोराइट से वो स्टून कैनल में चला गया, और स्टून कैनल से बेटा वो रिंग कैनल में चला गया। अब रिंग कैनल को ध्यान से एक और बार देख लीजिए। रिंग कैनल बेटा हर साइड में क्या जुड़ा हुआ है, आर्म के साथ जुड़ा। ये एक आर्म है, ये दूसरा आर्म है, ये तीसरा आर्म है। तो ध्यान से देख लो, रिंग कैनल से बेटा एक ऐसे निकला एक्सटेंशन जो इस आर्म में गया, इधर से निकला एक्सटेंशन जो इस आर्म में गया, इधर से और एक एक्सटेंशन निकला जो इस आर्म में गया। तो यहाँ से भी जाएगा और यहाँ से भी जाएगा। तो ये जो एक्सटेंशन आप देख रहे हैं बेटा, ठीक है, जिनको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, एक एक्सटेंशन को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये जो अंदर से आपको बेटा ये एक्सटेंशन दिखाई दे रहा है, या जो या जो पाइप दिखाई दे रहा है बेटा, ठीक है ना, इस पाइप को हम नाम देते हैं एम्ब्यूलैक्रल कैनल बेटा। इसको हम एम्ब्यूलैक्रल कैनाल बोलते हैं। ये एम्ब्यूलैक्रल कैनाल हो गया। अब एम्ब्यूलैक्रल कैनाल को भी और ध्यान से देख लीजिए, आपको क्या दिखाई दे रहा है कि एम्ब्यूलैक्रल कैनाल में ऐसी ये छोटी छोटी सी ट्यूब्स लगी हुई है बेटा। ये देख लीजिए, छोटे छोटे ट्यूब्स लगे हुए हैं, दिखाई दे रहे हैं ना बेटा। सो दीज ट्यूब्स बेटा दे आर कॉल्ड एज ट्यूब फुट। इनको हम ट्यूब फुट और फीट बोलते हैं बेटा। दे आर कॉल्ड एज ट्यूब फुट और ट्यूब फीट बेटा। और फिर इस ट्यूब फुट को यहाँ पे देख लीजिए, एक ट्यूब फुट यहाँ पे बना हुआ है, इसका ये ओपनिंग जो है ना बेटा, इधर से पानी फिर बाहर आएगा। तो मतलब ये जो कैनल सिस्टम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसमें एक मैड्रिपोराइट है, एक स्टून कैनल है, बहुत सारे बेटा एम्ब्यूलैक्रल कैनाल्स है, एक रिंग कैनल है, और बहुत सारे ट्यूब फीट जुड़े हुए बेटा। दिस ग्रुप ऑफ कैनाल्स इज कॉल्ड एज वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम बेटा। और इस वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम से पानी अंदर आता है मैड्रिपोराइट से, और पानी बाहर जाता है शाबाश ट्यूब फीट से बेटा। समझ आया कि नहीं समझ आया? ये क्लियर हुआ बेटा? बच्चा दिस इज क्लियर और नॉट? क्लियर। Yes, sir. अब मेरे को बताइए, पोरिफेरा का कैनल सिस्टम एंड इकिनोडर्मेट्स का वाटर वेस्कुलर सिस्टम एक जैसा है कि अलग अलग है? शाबाश। पोरिफेरा का कैनल सिस्टम एंड इकिनोडर्मेट्स का वाटर वेस्कुलर सिस्टम सिमिलर है कि डिसिमिलर है बेटा? अरे जल्दी बोलो ना यार, क्या हो गया तुम लोगों को? एक एक घंटा लगा रहे हो आंसर। भैया सिमिलर है कि डिसिमिलर है? मुंह में जुबान है कि नहीं? 10 बार बोलना पड़ता आप लोगों को। पता नहीं कहाँ से लोग आए पढ़ने के लिए। तो डिसिमिलर है बेटा, और जल्दी जल्दी बोला करो, इतना टाइम नहीं है मेरे पास भी और ना आपके पास। यहाँ पे देख लीजिए बेटा, दिस इज अ स्टारफिश बेटा। आपने स्टारफिश को उल्टा कर दिया, ठीक है ना, हमने इसको बेटा टर्न कर दिया, अपसाइड डाउन कर दिया। तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं छोटे छोटे ट्यूब जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये ट्यूब्स क्या है बेटा, दीज आर एक्चुअली ट्यूब फीट बेटा। मतलब बॉडी के नीचे से पूरे इकिनोडर्मेट की बॉडी में बेटा आपको क्या दिखाई देंगे, ये स्मॉल स्मॉल ट्यूब्स दिखाई देंगे बेटा, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम ट्यूब फीट बोलते हैं। तो ये जो ओवरऑल सिस्टम है ना बेटा, अगर मैं इसको यहाँ पे आपके लिए ड्रॉ भी कर दूं, तो ये जो ओवरऑल सिस्टम आपने देखा, एक बार हम इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो आपने क्या देखा
इकाइनोडर्मेट की बॉडी में बेटा सेंटर में ऐसे देख लीजिए, सेंटर में आपको क्या मिल रहा है बेटा, सेंटर में आपको एक कैनल मिल रहा है, और इस कैनल को हम क्या बोलते हैं, फटाफट बताइए। द सेंट्रल कैनल इज कॉल्ड एज, रिंग कैनल। इसको हम रिंग कैनल बोलते हैं बेटा, वेरी गुड, ठीक है ना। रिंग कैनल में आपने क्लियरली देखा कि रिंग कैनल से बेटा एक्सटेंशन निकलती है, ये देख लीजिए, ये इधर से एक एक्सटेंशन निकला, ठीक है, ये इधर से दूसरा एक्सटेंशन निकला, डिपेंडिंग अपॉन की कितनी आर्म्स है, ठीक है, वह उतने एक्सटेंशन हो, ये दूसरा एक्सटेंशन निकला, ये यहाँ से बेटा और एक एक्सटेंशन निकला ऐसे, और ये फिर इधर से और एक एक्सटेंशन निकला। तो ये जो एक्सटेंशंस आप देख रहे हैं बेटा, दीज आर कॉल्ड एज, शाबाश, इसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्यूलैक्रल कैनल बोलते हैं बेटा। तो ये एम्ब्यूलैक्रल कैनल होता है, ठीक है। रिंग कैनल से बाहर कौन आता है, एम्ब्यूलैक्रल कैनल आता है। अब एम्ब्यूलैक्रल कैनल को अगर आप देखेंगे तो इस एम्ब्यूलैक्रल कैनल में बेटा, मैं यहाँ पे कुछ ही जगह पे बना लूंगा, वरना बहुत सारे होते हैं, बट हम थोड़े से बना देते हैं। तो इस एम्ब्यूलैक्रल कैनल के ऊपर बेटा आपको क्या दिखाई देते हैं, आपको फर्दर स्मॉल कैनल्स दिखाई देते हैं। तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ बेटा एक कैनल को, जैसे ये छोटा सा कैनल इधर से बाहर आया, इधर से और एक कैनल बाहर आया ऐसे, तो ये ऐसे छोटे कैनल्स बाहर आ रहे हैं बेटा, ठीक है ना। और इन कैनल्स के ऊपर फिर क्या लगा होगा, ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर लगा होगा ऐसे, और इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, दे आर कॉल्ड एज ट्यूब फीट। तो ये ऐसे ट्यूब फीट दिखाई देंगे आपको, और फिर ट्यूब फीट से पानी क्या जाता है, बाहर जाता है। बट इस पूरे सिस्टम में जो पानी आएगा ना, वो पानी कहाँ से आएगा बेटा, वो पानी एक एक्सटेंशन से आएगा। जैसे मैं इधर बना लेता हूँ इसको, तो यहाँ पे बेटा एक कैनल होगा जहाँ से पानी अंदर आएगा, तो दिस कैनल, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम स्टून कैनल बोलते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड एज स्टून कैनल। और स्टून कैनल के ऊपर क्या लगा रहता है बेटा, ऐसे एक फनल लगा रहता है ऐसे, एंड इस फनल को हम क्या बोलते हैं, इसे मैड्रिपोराइड बोलते हैं। तो मैड्रिपोराइड से पानी अंदर आएगा, फिर स्टून कैनल में जाएगा, स्टून कैनल से रिंग कैनल में जाएगा, रिंग कैनल से एम्बुलेक्रल कैनल में जाएगा, और एम्बुलेक्रल कैनल से बेटा ट्यूब फीट में जाएगा, और ट्यूब फीट से फिर क्या आएगा, पानी बाहर आएगा। सो दिस ओवरऑल सिस्टम बेटा, दिस ओवरऑल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज वाटर वेस्कुलर सिस्टम ऑफ इकाइनोडर्मेट्स बेटा। और यही वाटर वेस्कुलर सिस्टम पानी का मूवमेंट कराता है, ठीक है ना, पानी का सर्कुलेशन कराता है along with the food and waste materials in case of इकाइनोडर्मेट्स बेटा। समझ आया ना, क्लियर हो गया ये? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है आफ्टर दिस, कि बॉडी ऑफ इकाइनोडर्मेट बेटा अनसेगमेंटेड होती है, इनमें सेगमेंटेशन देखने को नहीं मिलता है। और रेडियल सिमेट्री में बेटा कॉमन जो रेडियल सिमेट्री होती है ना, वो पेंटामेरस रेडियल होती है। ये एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, पेंटामेरस रेडियल बेटा। पेंटामेरस रेडियल का मतलब क्या हुआ, कि बॉडी पार्ट जो होते हैं ना, वो अरेंज होते हैं 5 में या मल्टीपल ऑफ 5 में बेटा। जैसे आप यहाँ पे देखते हैं बॉडी पार्ट्स कितने, 1 2 3 4 और 5, 6 नहीं हो सकते बेटा। फिर क्या हो सकते हैं, मल्टीपल ऑफ 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 25 हो सकते हैं। तो ऐसी सिमेट्री को हम क्या बोलते हैं, इसको हम पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री बोलते हैं, ये याद रखना है बच्चों। तो इन जनरल अभी तक आपने क्या याद रखा, अगर मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूं आपको, तो आप ध्यान से सुन लेना। पहले आपने याद रखा कि व्हाई दे आर कॉल्ड एज इकाइनोडर्मेटा। तो आंसर आपको ऑलरेडी पता है बेटा, इकाइनोडर्मेटा इसलिए बिकॉज बॉडी के ऊपर स्पाइनी स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो स्किन बेटा स्पाइनी होती है, इस वजह से बेटा दे आर कॉल्ड एज स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स, या शॉर्ट में इकाइनोडर्मेटा बोलते हैं। टर्म इकाइनोडर्मेटा किसने दिया बेटा, जैकब क्लीन ने दिए, जेके शॉर्ट में याद रख लीजिए। इकाइनोडर्मेटा को बेटा अलग क्लास, अलग फाइलम में किसने क्लासिफाई कर दिया, फ्रे एंड ल्यूकार्ट ने कर दिया बेटा। 7000 लिविंग स्पीशीज है एंड 13000 एक्सटिंक्ट स्पीशीज है। एक्सक्लूसिवली मैराइन एनिमल्स होते हैं, मोस्टली बेंथोस होते हैं, ड्यूटेरियोस्टोम्स होते हैं बेटा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट्स होते हैं। और सिमेट्री के बारे में इंपॉर्टेंट आपने याद रखा, अडल्ट होगा, अडल्ट में रेडियल सिमेट्री होगी, लार्वा होगा तो लार्वा में बाइलैटरल सिमेट्री होगी। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, सिफेलाइजेशन देखने को नहीं मिलता है बेटा यार। हाँ, ये जो बच्चा, ये जो CPSB है ना, आप ना प्लीज माइक ऑफ करके रख दीजिए।
CPSB बेटा माइक ऑफ करके रख दो प्लीज, या तो आप बात कर लो या तो मैं बात कर लेता हूँ। चलिए आगे 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 बढ़ता हूँ मैं। तो ये नॉन सिफेलाइज्ड एनिमल्स होते हैं, इनमें सिफेलाइजेशन देखने को नहीं मिलता है, दे आर हेडलेस एनिमल्स बेट, ठीक है ना। इसके अलावा आपने याद रखा बॉडी में स्केलेटन होता है, स्केलेटन बॉडी के अंदर पाया, जैसे हमारी बॉडी के अंदर स्केलेटन है, इनकी बॉडी के अंदर स्केलेटन होता है बेटा, और एंडोस्केलेटन है, और वो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट का या कैलकेरियस स्पाइक्यूल्स का या कैलकेरियस ऑसिकल्स का बनता है। ऑसिकल का मतलब छोटी छोटी बूंस बेटा, तो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई छोटी छोटी बून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम ऑसिकल्स बोलते हैं। बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो है बेटा वो ये है कि इनमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, जिसमें एक मैड्रिपोराइट होता है, एक स्टून कैनल होता है, बहुत सारे एम्ब्यूलेक्रल कैनल्स होते हैं, और वो जुड़े रहते हैं बेटा ट्यूब फीट से, और फिर ट्यूब फीट से पानी क्या आता है, बाहर आ जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना बच्चा। बॉडी अनसेगमेंटेड होती है और पेंटामरस रेडियल सिमेट्री देखने को इनके अंदर मिलती है बच्चा। तो देख लेते हैं कहाँ से शुरू करना है हमें, तो यहाँ से शुरू करते हैं बच्चा। सो इकाइनस मतलब स्पाइनी डर्मा का मतलब स्किन होता है, मतलब स्पाइनी स्किन होती है, इस वजह से इकाइनस डर्मा बोलते हैं या शॉर्ट में इकाइनोडर्मेटा बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा ये स्पाइनी स्किन है इनकी। ऑल हैव स्पाइनी स्किन, सबके पास स्पाइनी स्किन होती है। टर्म इकाइनोडर्मेटा कॉइन किया है जैकब क्लीन ने फॉर सी अर्चिन बेटा, सबसे पहले सी अर्चिन को इसने इकाइनोडर्मेटा बोला और बाद में पूरे फाइलम को ही इकाइनोडर्मेटा नाम पड़ा बेटा। इकाइनोडर्मेटा को अलग ग्रुप में, अलग टैक्सॉन में, अलग फाइलम में बेटा एस्टेब्लिश करने का काम किया फ्रे एंड ल्यूकार्ट ने। इकाइनोडर्मेटा के अंदर हम सी लिलीज को पढ़ते हैं, फेदर स्टार्स को पढ़ते हैं, सी स्टार्स को पढ़ते हैं, ब्रिटल स्टार्स को पढ़ते हैं, सी अर्चिन को पढ़ते हैं, सेंट डॉलर को पढ़ते हैं या सी ककुम्बर्स को पढ़ते हैं बेटा। 7,000 लिविंग स्पीशीज है एंड 13,000 बेटा एक्सटिंक्ट स्पीशीज है, और ये एक्सक्लूसिवली मैराइन एनिमल्स होते हैं बेटा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के लिए याद रखना है बेटा। मोस्टली बेंथोस होते हैं, मतलब फ्लोर के पास ही आसपास ही पाए जाते हैं, एंड ऑल आर ड्यूटेरोस्टोम्स, ये भी एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिए दे आर ड्यूटेरोस्टोम्स बेटा। ड्यूटेरोस्टोम का मतलब क्या हुआ, इनमें ब्लास्टोपोर से पहले क्या बनता है, एनएस बनता है, और कॉर्डेट्स भी क्या होते हैं बेटा, ड्यूटेरोस्टोम्स होते हैं। तो वो फीचर इकाइनोडर्मेटा का जो कॉर्डेट्स के जैसा है बेटा, वो क्या है, दे आर ड्यूटेरोस्टोम्स, ये याद रखना। सबके सब इकाइनोडर्मेट्स जो होते हैं बेटा वो मैराइन होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलोमेट्स होते हैं। अडल्ट होगा तो रेडियल सिमेट्री मिलेगी, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। अडल्ट होगा तो रेडियल सिमेट्री मिलेगी, लार्वा होगा तो वो बायलैटरल सिमेट्री दिखाएगा। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। हेडलेस एनिमल्स होते हैं, मतलब नॉन सिफेलाइज्ड होते हैं, इनमें सिफेलाइजेशन देखने को नहीं मिलता है बेटा। इनमें एंडोस्केलेटन पाया जाता है जो कैलकेरियस ऑसिकल्स का बनता है। ऑसिकल का मतलब होता है स्मॉल बून लाइक स्ट्रक्चर बेटा, जैसे अब यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको बून्स ही दिखाई दे रही है, बट ये एक्चुअल में बून नहीं है बेटा, ये एक्चुअल में क्या है, ऑसिकल है। तो पूरा बॉडी का शेप किसकी वजह से बनता है, इन बून लाइक ऑसिकल्स की वजह से बनता है बेटा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम का, इनमें क्या पाया जाता है, वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम पाया जाता है बेटा। बॉडी के अलग अलग शेप्स होती है, जैसे स्टार के समान होते हैं, मेलन के समान होते हैं, डिस्क के समान होते हैं, फ्लावर के समान होते हैं, एंड मेनी मोर शेप। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये स्टार के समान है बेटा, ये डिस्क के समान यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा भी अलग अलग शेप्स देखने को मिलते हैं। बॉडी अनसेगमेंटेड होती है और पेंटामरस रेडियल सिमेट्री मिलते हैं। पेंटामरस का मतलब होता है 5 या मल्टीपल ऑफ 5 बेटा, ठीक है। 5 हो सकता है या मल्टीपल ऑफ 5, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, तो मल्टीपल ऑफ 5 में आपको बॉडी पार्ट्स देखने को मिलते हैं इन केस ऑफ इकाइनोडर्मेटा बेटा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया ये, दिस मच इज क्लियर बच्चा। चले यस सर। अब इधर आ जाते हैं वापस। अब यहाँ पे अगर आप फोकस करेंगे बेटा, तो आपको बॉडी में हर एक एम्बुलेक्युलर कैनाल के आसपास, एवरी एम्बुलेक्युलर कैनाल इज कनेक्टेड टू ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बेटा, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम ट्यूब फीट बोलते हैं। और अगर आप यहाँ पे इस पोर्शन में ध्यान से देखेंगे, ऊपर तो ट्यूब फीट में बेटा ये सर्कल लाइक स्ट्रक्चर है, दिस सर्कल लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एम्प्यूला बेटा। और फिर नीचे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम पोडियम बोलते हैं। तो ये पोडियम ध्यान से देख लो बेटा, ये बॉडी के बाहर आ जाते हैं, यहाँ पे देख लीजिए। तो पोडियम कहाँ पे आ रहे हैं बेटा, पोडियम बॉडी से बाहर आ रहे हैं। तो मतलब कैनल अगर ऐसा है, इमेजिन कर लीजिए कैनल ऐसा है, तो फिर कैनल के ऊपर बेटा ऐसे पोडियम होगा जहाँ पे पानी जमा होगा बेटा, और फिर ये नीचे ऐसे एक्सटेंड करेगा जहां से पानी क्या आ जाता है, जहां से पानी बाहर आ जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है बेटा, दे आर कॉल्ड एज ट्यूब फीट। और ये ट्यूब फीट से एक तो पानी बाहर आएगी, एंड दूसरा बेटा वाई दे आर कॉल्ड एज फीट,
बिकॉज इन्हीं की मदद से क्या करता है, इकाइनोडर्मेटा मूव भी करता है बेटा। अब आप बोलेंगे सर कैसे मूव करेगा, होता है क्या है बेटा, जब ये पानी अंदर लाते हैं ना, पानी जब बेटा वेस्कुलर सिस्टम में आएगा, फिर ये प्रेशर के थ्रू बेटा ये पोडियम के अंदर प्रेशर जनरेट करते हैं, एंड विथ फोर्स बेटा विथ प्रेशर ये पानी को बाहर फेंकते हैं। और आपको एक चीज पता है बेटा, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जब पोडियम से पानी बाहर आएगा विथ फोर्स, तो ऑटोमेटिकली बेटा एक अपोजिट फोर्स बॉडी के ऊपर अप्लाई होगा, और उस अपोजिट फोर्स की वजह से इकाइनोडर्मेटा क्या करते हैं बेटा, ये मूव करते हैं। तो याद रखेंगे ट्यूब फीट जो होते हैं या पोडिया जो होते हैं बेटा, दे आर यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ लोकोमोशन। इसको चलने में मदद किए, इसको चलने के लिए यूज किया जाता है, लोकोमोशन के लिए यूज किया जाता है बाय जनरेटिंग हाइड्रोलिक प्रेशर बेटा। हाइड्रोलिक प्रेशर का मतलब हुआ कि पोडियम के अंदर पानी जमा किया जाएगा, फिर उसको एक दबाव के साथ बेटा एक प्रेशर के साथ पोडियम के थ्रू बाहर फेंका जाएगा। तो जैसे ये पानी पोडियम के थ्रू बाहर आएगा, तो एक अपोजिट प्रेशर क्रिएट होगा, जिस प्रेशर को यूज करके बेटा इकाइनोडर्मेटा क्या करते हैं, मूव करते हैं। और अगर आपने देखा होगा ना बेटा इकाइनोडर्मेटा को कभी पानी में चलते हुए, तो ये ऐसे चलते हैं, मतलब आपने देखा होगा बेटा ऐसे एक्सटेंड फिर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं बेटा। आपने देखा होगा स्टारफिश को चलते हुए, ये पहले बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करेगी फिर रिलैक्स। तो वो कॉन्ट्रैक्शन जो होता है ना बेटा, वो किस लिए होता है, ताकि प्रेशर जनरेट हो बेटा, जिस प्रेशर के थ्रू क्या जनरेट हो जाए, हाइड्रोलिक प्रेशर जनरेट हो जाए। ये याद रखना है बच्चों। ये क्लियर हुआ, ये समझ आया कि नहीं समझ आया? चलिए यस सर। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि जो स्किन होती है बेटा, किन की, इकाइनोडर्मेट्स की। अगर मैं इधर आपको दिखा दूं थोड़ा सा, शायद आपको नजर आ जाएगा। स्किन के ऊपर बेटा सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस पाया जाता है, ठीक है, सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस होता है, और उसके ऊपर सीलिया पाया जाता है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं बेटा, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, दे आर लार्ज साइजेड सीलियास बेटा। और यहाँ पे भी बॉडी में क्या मिलेंगे आपको, सीलिया मिलेंगे। एपिडर्मिस जो होता है बेटा, वो एंडोस्केलेटन के ऊपर पाया जाता है, नीचे एंडोस्केलेटन होगा, और उसके ऊपर फिर बेटा सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस होगा। और इसी बिकॉज सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस है, एक सिंगल लेयर का बेटा थिन पतला सा एपिडर्मिस है, और नीचे एंडोस्केलेटन में बेटा बून लाइक एक्सटेंशन है, जो मैंने आपको अभी दिखाई थी। ऐसे इमेजिन कर लीजिए, आपने एक हल्का सा बैलून लाया, रबर वाला बैलून लाया, और उस बैलून को बेटा इसके ऊपर चिपका दिया ऐसे। तो बिकॉज बैलून की थिकनेस बहुत कम है, और जब ये उसके ऊपर चिपक जाएगा ना, तो ऑटोमेटिकली बेटा इस बैलून के ऊपर आपको क्या दिखाई देंगे, एंडोस्केलेटन की ये एक्सटेंशंस दिखाई देंगी। और इन्हीं एक्सटेंशंस को हम बाद में क्या बोलते हैं, इनको हम स्पाइन्स बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। और एक चीज याद रखेंगे, मैंने आपको अभी बोला बच्चा कि इकाइनोडर्मेटा फ्लोर पे रहते हैं, ठीक है ना, ये फ्लोर के ऊपर रहते हैं। एंड ऑफ कोर्स बेटा फ्लोर के ऊपर पानी तो मूव करता रहेगा। अब पानी में बेटा बहुत सारा मड होता है, बहुत सारा वेस्ट मटेरियल होता है। तो हो क्या सकता है बेटा, बिकॉज दे आर फ्लोर लिविंग एनिमल्स बेटा, इनकी बॉडी के ऊपर ये डस्ट जमा हो सकता है, ये मड जमा हो सकता है, ये गंदगी या ये जो वेस्ट मटेरियल है बेटा समंदर के पानी के लिए जमा हो सकता है। अब इनको अपनी बॉडी को क्या करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है, इनको अपनी बॉडी को साफ रखना पड़ता है। बिकॉज अगर ये साफ बॉडी को नहीं रखेंगे तो इन्फेक्ट हो जाएंगे, इनकी डेथ हो जाएगी बेटा। तो अपनी बॉडी को साफ करने के लिए बेटा इसी स्किन के अंदर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जिनको हम पेडिसिलरीज बोलते हैं बेटा, जिनको हम पेडिसिलरी बोलते हैं। और पेडिसिलरी क्या होता है बेटा, इमेजिन कर लीजिए, ये एक फ्रॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एक चिमटे जैसा स्ट्रक्चर होता है ऐसे, जो क्या करेगा, जो वेस्ट मटेरियल को पिक करता है और फिर बॉडी से बाहर फेंक देता है, मतलब साफ करता है बॉडी को बेटा। तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर मैं जूम कर दूं, तो ये एक पेडिसिलरी दिखाई दे रहा है आपको, ये और एक पेडिसिलरी दिखाई दे रहा है, ये और एक पेडिसिलरी दिखाई दे रहा है, ये और एक पेडिसिलरी दिखाई दे रहा है बेटा, ठीक है ना। तो ये पेडिसिलरी यहाँ पे देख लीजिए, ये और एक पेडिसिलरी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये और एक पेडिसिलरी दिखाई दे, ये बाइवेलवेट स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा। ये फ्रॉक के समान, चिमटे के समान बेटा, दो पार्ट्स का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है, जिनका काम क्या होता है बेटा, बॉडी को साफ करने का काम होता है। और साफ क्यों करना है, बिकॉज दे आर बेंथिक एनिमल्स बेटा। बॉडी पे गंदगी जमा होगी, डेब्रिस जमा होगा, और उस होने हुए वाले डेब्रिस को बॉडी से हटाने का काम कौन करते हैं बेटा, ये बाइवैल्यू लाइक स्ट्रक्चर्स करते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम पेडिसिलरी बोलते हैं। ये पेडिसिलरी नहीं है, ये जो आप देख रहे हैं ना बेटा, ये वाले पेडिसिलरीज नहीं है बेटा, ये क्या, ये स्पाइन्स है, दीज आर स्पाइन्स बेटा। देखिए ये जो आपको बाइवैल्यू स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये बाइवैल्यू स्ट्रक्चर है, ये देख लीजिए बाइवैल्यू स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ज्यादा प्रॉपर्ली दिखाई दे, ये बाइवैल्यू स्ट्रक्चर है, ये बाइवैल्यू स्ट्रक्चर है, ये बाइवैल्यू स्ट्रक्चर है। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इनको हम पेडिसिलरीज बोलते हैं बेटा। तो याद रखा आपने, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज याद रखी कि ट्यूब फीट किस लिए यूज किया जाता है।
लोकोमोशन के लिए यूज किया जाता है। ट्यूब फीट किसके साथ जुड़ा होता है? एम्ब्यूलेक्रल कैनाल के साथ जुड़ा होता है, ये भी याद रखा आपने। ट्यूब फीट बेटा कैसे लोकोमोशन में मदद करता है? हाइड्रोलिक प्रेशर को जनरेट करके बेटा जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, पोडियम की जो मसल्स है बेटा उनको कॉन्ट्रैक्ट करके प्रेशर जनरेट किया जाएगा, जिसको हम हाइड्रोलिक प्रेशर बोलते हैं, उसकी मदद से मूव करते हैं। एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड एंड सीलिएटेड होता है। बिकॉज एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड है बेटा, तो बॉडी के अंदर जो एंडोस्केलेटन की एक्सटेंशंस है वो बाहर निकलती है बेटा इन द फॉर्म ऑफ स्पाइंस, इस वजह से स्किन स्पाइनी दिखती है बेटा। मसल्स बॉडी के अंदर स्मूथ मसल्स होती है जो एपिडर्मिस के नीचे पाई जाती है बेटा, इसलिए लोकोमोशन स्लो होगा इनकी बॉडी में। माइन्यूट पिंसर लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती है जिनको हम पेडिसलरीज बोलते हैं, जिनका काम क्या होता है बेटा, बॉडी के ऊपर जो गंदगी जो डेब्रिस जमा हुआ है उसको साफ करने का होता है। तो देख लीजिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर बच्चा। पेक्यूलियर ट्यूब फीट जिनको हम पोडिया बोलते हैं, डेवलप्ड फॉर लोकोमोशन बेटा। ट्यूब फीट को कहाँ पे यूज किया जाता है? लोकोमोशन में यूज किया जाता है। द ट्यूब फीट जनरली प्रोट्रूड आउट थ्रू स्पेशल रेडियल एरियाज कॉल्ड एम्ब्यूलेक्रा बेटा। तो ट्यूब फीट जो है बेटा वो बाहर की तरफ आता है, आउटसाइड की तरफ आता है बेटा एक कैनल से, जिस कैनल को हम क्या बोलते हैं? एम्ब्यूलेक्रा बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पिक्चर को ध्यान से। तो ये तो हो गया मैड्रिपोराइट, यहाँ पे जहां से पानी अंदर आएगा, और ये हो गया स्टून कैनल बेटा जहां से पानी नीचे जाएगा, और कहाँ जाएगा? इस कैनल में जाएगा। इस कैनल को हम रिंग कैनल बोलते हैं। फिर पानी बेटा रिंग कैनल से इस कैनल में जाएगा, इस वाले कैनल में जाएगा, इस वाले कैनल में जाएगा, एंड इधर कहाँ नहीं जाएगा। तो ये कैनल जो होते हैं ना बेटा, दे आर कॉल्ड एज एम्ब्यूलेक्रल कैनल्स बेटा, या रेडियल कैनल भी आप इसे बोल सकते हैं। एम्ब्यूलेक्रल कैनल और रेडियल कैनल बेटा। अब एम्ब्यूलेक्रल कैनल से ध्यान से देख लीजिए, ये यहाँ से बाहर कौन निकल रहे हैं? ये यहाँ से बाहर ट्यूब फीट निकल रहे हैं बेटा। तो पानी अंदर लाया जाता है इधर से, फिर पानी को बेटा मूव किया जाता है इन कैनल्स में, और फिर पानी इधर से बाहर आ जाएगा बेटा। सो दिस होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम बच्चा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्यूब फीट बेटा बाहर की तरफ प्रोट्रूड करता है, बाहर की तरफ एक्सटेंड करता है एक रेडियल कैनल से, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम एम्ब्यूलेक्रल कैनल और शॉर्ट में बेटा एम्ब्यूलेक्रा बोलते हैं, ये याद रखिए। These tube feet are extended and retracted by variations in hydraulic pressure। ये जो ट्यूब फीट होते हैं बेटा, इनको साइज में बड़ा किया जाएगा या छोटा किया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा या रिलैक्स किया जाएगा बेटा, बाय द वेरिएशंस इन हाइड्रोलिक प्रेशर। मतलब अगर हाइड्रोलिक प्रेशर ज्यादा होगा तो इनका साइज बढ़ जाएगा, जब हाइड्रोलिक प्रेशर कम होगा इनका साइज छोटा हो जाएगा। ज्यादा हाइड्रोलिक प्रेशर तब होगा जब पानी जमा होगा बेटा पोडियम के अंदर, एंड कम हाइड्रोलिक प्रेशर तब होगा जब पानी को हम क्या करेंगे? बाहर भेजेंगे थ्रू पोडियम और पोडिया बेटा। और इसकी वजह से बेटा क्या होता है? लोकोमोशन होता है। और ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कौन कराता है? ये मसल्स कराती है जो पोडियम में पाई जाती है। एपिडर्मिस इज सिंगल लेयर्ड एंड सीलिएटेड। एपिडर्मिस ओवरलाइज अ थिक डर्मिस containing endoskeleton of calcareous plates और ossicles बेटा। एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड है जो कवर करता है बेटा नीचे वाली लेयर को, जिसको हम डर्मिस बोलते हैं। और डर्मिस के अंदर क्या पाया जाता है? एंडोस्केलेटन पाया जाता है, जो एंडोस्केलेटन किसका बना है? कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्केरियस प्लेट्स का बना है या ऑसिकल्स का बना है। दीज प्लेट्स आर स्पाइन्स, ये जो कैल्शियम के बने हुए प्लेट्स होते हैं इनमें स्पाइन्स पाई जाती है। दैट इज व्हाई दीज एनिमल्स हैव स्पाइनी स्किन बेटा, यही रीजन है इन एनिमल्स के पास क्या पाया जाता है? स्पाइनी स्किन पाया जाता है। और वो स्पाइनी स्किन कैसे बना? बिकॉज बॉडी के ऊपर बेटा आपको क्या मिल रहा है, सॉरी बॉडी के अंदर बेटा आपको क्या मिल रहा है? एंडोस्केलेटन मिल रहा है कैल्शियम कार्बोनेट का बेटा, और उस एंडोस्केलेटन में बेटा आपको एक्सटेंशंस मिल रही है। सो बिकॉज ऑफ दोस एक्सटेंशंस बेटा वो क्लियरली स्किन के ऊपर दिखाई देती है। इस वजह से बेटा स्किन कैसी दिखाई देती है? स्पाइनी और इकाइनस स्किन या इकाइनस डर्मा दिखाई देती है। मसल जो होती है इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, स्मूथ मसल्स होती है। स्मूथ का मतलब हुआ बेटा अनस्ट्राइटेड मसल्स होती है या इनवॉलंटरी मसल्स होती है जो डर्मिस के नीचे पाई जाती है। तो सबसे पहले एपिडर्मिस होगा, एपिडर्मिस के नीचे डर्मिस होगा, डर्मिस के नीचे एंडोस्केलेटन होगा, एंड डर्मिस एंड एंडोस्केलेटन के बीच में आपको क्या मिलेंगी? स्मूथ मसल्स मिलेंगी बच्चा। माइन्यूट पिंसर लाइक स्ट्रक्चर्स, पिंसर का मतलब होता है चिमटे जैसा बेटा, ठीक है ना। माइन्यूट पिंसर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड पेडिसलरीज बेटा। पेडिसलरीज प्रोजेक्ट थ्रू द स्किन इन मेनी कैनोडर्म्स बेटा। तो बॉडी से बाहर बेटा कुछ पिंसर लाइक स्ट्रक्चर्स आती है जो स्किन के बाहर आती है बेटा, और उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम पेडिसलरीज बोलते हैं। और पेडिसलरी का काम क्या होता है? दे कीप बॉडी सरफेस क्लियर ऑफ डेब्रिस बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग सडनली बेटा। तो ये खुलेंगी और बंद होंगी
और खुलने और बंद होने के टाइम पे बेटा ये क्या करती है, ये डेब्रिस को बॉडी से दूर फेंकती है या बॉडी से रिमूव कराती है बेटा। तो मतलब बॉडी को क्लीन करने का काम किनका होता है, इन्हीं पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स का होता है। यहाँ तक समझ आया बच्चा? दिस मच इज क्लियर? Yes, sir. चलिए, बॉडी कैविटी यार सीलोम की बात करें, वो ऑलरेडी आपको पता है। बताओ बेटा सीलोम कैसा है, ट्रू सीलोम और फॉल्स सीलोम और नो सीलोम बेटा कैसा है? सीलोमेट्स है कि एसिलोमेट्स है? Coelomate. तो अगर सीलोमेट है तो ऑटोमेटिकली सीलोम कैसा होगा बेटा, ट्रू सीलोम होगा, बिकॉज सीडोसीलोम एक ही जगह मिलता था, वो ऑलरेडी आपको पता है बेटा। ठीक है, दैट इज निमेटी हेलमेंट्स बेटा। उसके अलावा जो ऊपर थे वो तो सब सीलोमेट्स है, निमेट हेलमेंट के नीचे जो थे वो सबके सब एसिलोमेट्स थे, मतलब इनमें ट्रू सीलोम देखने को मिलेगा। एंड ट्रू सीलोम ऑलरेडी आपको पता है बेटा, वो सीलोम होता है जिसमें मीजोडर्म पाया जाता है या मीजोथीलियम पाया जाता है बेटा, जो बॉडी को अंदर से क्या करता है, लाइन करता है। ये आप याद रखिए, ठीक है ना। और याद रखेंगे इनका सीलोम, जो हमने सीलोम भी दो टाइप्स का पढ़ा था बेटा, शाइजोसीलोम एंड एंटीरोसीलोम। तो इनका सीलोम जो होता है बेटा वो एंटीरोसीलोम होता है बेटा। एग्जाम का इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे आर एंटीरोसीलस बेटा। एंटीरोसीलस का मतलब क्या होता है बेटा, इनमें एंटीरोसिलिक सीलोम पाया जाता है। और एंटीरोसीलोम सीलोम कैसा होता है, ऑलरेडी आपको पता है बेटा, जहां पे सीलोम बनता है मेसोडर्म की सैक से बेटा, जो इवेजिनेट करता है तो उससे सीलोम का फॉर्मेशन होता है। सीलोम के अंदर बेटा फ्लूइड पाया जाता है, ठीक है ना, और फ्लूइड के अंदर बेटा डब्ल्यूबीसीज पाई जाती है। तो सीलोम के अंदर फ्लूइड होगा और फ्लूइड के अंदर बेटा डब्ल्यूबीसीज पाई जाती है, जो आपको पता है जिनको हम एमोबोसाइट सेल्स बोलते हैं। यहाँ पे इनको बेटा सीलोमोसाइट्स बोलते हैं। सीलोमिक फ्लूइड जो होता है बेटा वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है फॉर मूवमेंट ऑफ फूड एंड गैसस ट्रांसपोर्ट, मतलब फूड को मूव कराने का काम, गैसेस को ट्रांसपोर्ट कराने का काम वो किसका होता है बेटा, वो सीलोमिक फ्लूइड का ही होता है। सीलोम जो होता है बेटा इनके अंदर, एकानोडर्म्स के अंदर, वो एक मॉडिफाइड पार्ट है, या ये बोल सकता हूं मैं ये मॉडिफिकेशन है बेटा किसका, वाटर वेस्कुलर सिस्टम का बेटा। ये भी याद रखेंगे। चलो देख लेते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। बॉडी कैविटी में ट्रू सीलोम पाया जाता है। सीलोम के अंदर बेटा मीजोडर्म होता है, मीजोथीलियम का मतलब होता है लेयर ऑफ मीजोडर्म होती है बेटा। एंटीरोसिलस सीलोम होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, एंटीरोसिलिक है, इनमें एंटीरोसिलस सीलोम पाया जाता है। एंटीरोसिलस सीलोम क्या होता है, तो यहाँ पे इसके डेफिनेशन लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। कंटेन्स अ फ्लूइड विद फ्री एमोबोसाइट सेल्स बेटा, सीलोम के अंदर फ्लूइड पाया जाता है, जिस फ्लूइड के अंदर बेटा डब्ल्यूबीसीज और एमोबोसाइट्स पाई जाती है, जिनको हम यहाँ पे सीलोमोसाइट्स बोलते हैं बेटा। सीलोमिक फ्लूइड प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन फूड एंड गैस ट्रांसपोर्ट बेटा। सीलोमिक फ्लूइड क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में मदद करता है एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन में मदद करता है बेटा। A part of coelom is modified into unique water-filled ambulacral or water vascular system with tube feet to help in locomotion बेटा। सीलोम का एक हिस्सा मॉडिफाई हो जाता है और वो क्या बनता है बेटा, वो वाटर वेस्कुलर सिस्टम बनता है। तो याद रखेंगे बेटा, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड एज एम्ब्यूलैक्रल सिस्टम बेटा, जो किस में मदद करता है, जो लोकोमोशन में मदद करता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है बेटा ये यूनिक फीचर है किसका, एकाइनोडर्मेटा का। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, याद रखेंगे बच्चा। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ एकाइनोडर्म्स। और वाटर वेस्कुलर सिस्टम में बेटा क्या क्या फायदे हैं, ये लोकोमोशन में मदद करता है, प्रे को पकड़ने में मदद करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में मदद करता है एंड रेस्पिरेशन में मदद। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये सारे इसके फंक्शंस है बेटा। सो दीज आर डिफरेंट फंक्शंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। A perforated plate called a madreporite permits the entry of water into the vascular system। जो मैंने आपको अभी भी बताया, वाटर वेस्कुलर सिस्टम के अंदर पानी कहाँ से आता है बेटा, वो एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर से आता है, एक फनल लाइक स्ट्रक्चर से आता है, जिस फनल लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, जिसको हम मैड्रिपोराइट बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, मैड्रिपोराइट से पानी अंदर आएगा, स्टून कैनल में जाएगा, स्टून कैनल से बेटा रिंग कैनल में जाएगा, लिंक कैनल से फिर बेटा एम्ब्यूलैक्रल कैनल, रेडियल कैनल या लैटरल कैनल में जाएगा, और वहां से फिर बाहर कहाँ से आएगा बेटा, ट्यूब फीट से बाहर आएगा बच्चा। सो दिस इज अगेन रिगार्डिंग द वाटर वेस्कुलर सिस्टम बच्चा। तो यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ Yes, sir. तक समझ आया बच्चा। चलिए अब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे, तो बताओ डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है? Complete. बिकॉज माउथ का काम बेटा याद रखेंगे, माउथ वेंट्रल साइड में पाया जाता है, ठीक है ना, और एनस जो होता है बेटा वो डोर्सल साइड में पाया जाता है।
यहाँ पे आप माउथ को बेटा मैड्रिपोराइड को माउथ से कंफ्यूज मत करना। मैड्रिपोराइड ओपनिंग है बेटा वाटर वेस्कुलर सिस्टम का, और वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है ना। ओपनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज कॉल्ड एज माउथ, बट ये डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है बेटा, ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम है। यहाँ पे पानी का एंट्री एंड एग्जिट होगा। लेकिन जो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, जैसे यहाँ पे कहीं पे लिखा हो बेटा, ये येलो कलर में बना हुआ डाइजेस्टिव सिस्टम जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको बेटा, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर माउथ वेंट्रल साइड में होता है, मतलब नीचे साइड में माउथ होगा। एंड एनएस आप देख ही सकते हैं बेटा, यहाँ पे एनएस कहाँ पे, एनएस डोर्सल साइड में, ये याद रखेंगे बच्चा। ऑल्दो सारे इकानोडर्मेट्स के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो कंप्लीट होता है, बट इसका एक्सेप्शन है बेटा, और एक्सेप्शन इसके ब्रिटल स्टार्स, ठीक है ना। ब्रिटल स्टार्स जो होते हैं बेटा, ब्रिटल स्टार्स के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है ना वो इनकम्प्लीट होता है। अब ब्रिटल स्टार क्या है बेटा, तो यहाँ पे आपने देखा था एक पिक्चर, तो ये किसका मेंबर है बेटा, दिस इज द मेंबर ऑफ ब्रिटल, ये ब्रिटल स्टार होता है, इसको हम ब्रिटल स्टार बोलते हैं बेटा। तो इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है। बाकी स्टार फिश के अंदर या सी ककम्बर के अंदर या सी लिलीज के अंदर बेटा, ठीक है, एस्ट्रियास बोलते हैं इसको, इसको होलोथुरिडियास बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। इन सब के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, इनके अंदर कंप्लीट होता है, बट ब्रिटल स्टार्स के अंदर बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डाइजेस्टिव सिस्टम जो बेटा वो स्ट्रेट भी हो सकता है और कॉइल्ड भी हो सकता है। अगर इसकी बात करेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रेट होगा बेटा, इसकी बात करेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, कॉइल्ड होता है। सर्कुलर बॉडी है तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी कैसा होगा, कॉइल्ड होगा। तो इन शॉर्ट याद रखना है कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले याद रखें कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है एक्सेप्ट ब्रिटल स्टार्स बेटा, जिनमें इनकम्प्लीट होता है। माउथ होता है वेंट्रल साइड में है, एनएस होता है डोर्सल साइड में, एंड एलिमेंट्री कैनाल जो है बेटा वो स्ट्रेट भी हो सकता है या कॉइल्ड भी हो सकता है, याद रखेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो अभी अभी हमने पढ़ा था बेटा ट्यूब फीट का काम क्या क्या है, तो हमने जस्ट अभी भी पढ़ा बेटा, ट्यूब फीट लोकोमोशन में मदद करता है, ट्यूब फीट प्रे को कैप्चर में मदद करता है, ट्यूब फीट ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में मदद करता है, रेस्पिरेशन में। ट्यूब फीट से मेरा कहने का मतलब वाटर वेस्कुलर सिस्टम। तो याद रखेंगे रेस्पिरेशन जो इकाइनोडर्म्स का होता है वो वाटर वेस्कुलर सिस्टम की मदद से होता है थ्रू ट्यूब फीट्स बेटा। तो ट्यूब फीट को मोस्ट ऑफ द इकाइनोडर्मेटा बेटा यूज किस में करते हैं, रेस्पिरेशन में करते हैं। बट ट्यूब फीट के अलावा इकाइनोडर्म्स के अंदर बेटा कुछ और भी स्ट्रक्चर्स है जो रेस्पिरेशन में यूज किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टार फिश की बात करूं, स्टार फिश में तो ट्यूब फीट से रेस्पिरेशन होगा ही होगा, बट ट्यूब फीट के अलावा बेटा इसमें डर्मल ब्रेंकेस पाए जाते हैं, डर्मल ब्रेंके पाए जाते हैं बेटा जो रेस्पिरेशन में यूज होते हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ एग्जाम के लिए, याद रखना है बेटा, ठीक है ना। तो नॉर्मली तो ये बेटा ट्यूब फीट से रेस्पिरेशन करेगा, बट बिसाइड्स हैविंग ट्यूब फीट इसके पास और एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर है बेटा रेस्पिरेशन के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम डर्मल ब्रेंके बोलते हैं। ब्रिटल स्टार की बात करेंगे बेटा, इसमें भी ट्यूब फीट मिलेगा रेस्पिरेशन के लिए, बट बिसाइड्स ट्यूब फीट बेटा इसमें क्या पाई जाती है, इसमें परस्टोमियल गिल्स पाई जाती है रेस्पिरेशन के लिए बेटा। तो याद रखेंगे यहाँ पे है रेस्पिरेटरी ऑर्गन ट्यूब फीट एंड डर्मल ब्रेंकी, यहाँ पे रेस्पिरेटरी ऑर्गन बेटा ट्यूब फीट एंड परस्टोमियल गिल्स बेटा। ये सी ककम्बर है बेटा, दिस इज कॉल्ड ए सी ककम्बर। सी ककम्बर में बेटा ट्यूब फीट होगा रेस्पिरेशन के लिए, बट बिसाइड्स हैविंग ट्यूब फीट बेटा इसमें और एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम क्लोकल ट्री बोलते हैं बेटा, क्लोकल ट्री बोलते हैं। एंड फाइनली बेटा सी अर्चिन यहाँ पे पिक्चर में नहीं है, तो सी अर्चिन के अंदर भी क्या होगा, ट्यूब फीट होगा, बट ट्यूब फीट के अलावा और एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम जेनाइटल ब्रूसा बोलते हैं बेटा, जेनाइटल ब्रूसा बोलते हैं। तो अगर मैं एक बार फिर से रिपीट करूं तो याद रखेंगे, स्टारफिश के अंदर क्या है, एक बार आप थोड़ा रिवाइज करने की कोशिश करिए। स्टारफिश के अंदर क्या है बेटा, ट्यूब फीट प्लस, शाबाश, ट्यूब फीट प्लस, बच्चा वॉइस आ रहा मेरा गाइस, वॉइस आ रहा है कि नहीं आ रहा, चलिए बताइए स्टारफिश के अंदर क्या है बेटा, ट्यूब फीट प्लस, शाबाश, डर्मल, डर्मल ब्रेंके बेटा, ठीक है। स्टारफिश के अंदर है ट्यूब फीट प्लस डर्मल ब्रेंके, याद रखना है। सी ककम्बर के अंदर क्या है बेटा, अगेन ट्यूब फीट प्लस क्लोकल ट्री बेटा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ट्यूब फीट प्लस क्लोकल ट्री। ब्रिटल स्टार के अंदर क्या है बेटा, ट्यूब फीट प्लस
जेनाइटल ब्रूसे बेटा, जेनाइटल ब्रूसे, तो याद रखेंगे बच्चों, याद रहेगा। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम था बेटा। क्लियर हो गया ना? नोट्स आपको बाद में मिलेंगे तो रिवीजन के लिए आप बाद में देख लेना, बट अभी इसको इंपॉर्टेंटली याद रखेंगे। अब आते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की तरफ। सर्कुलेटरी सिस्टम बेटा ओपन टाइप होता है, ओपन टाइप होता है एंड रिड्यूस्ड होता है। अब मेरे को फटाफट बताओ बेटा, रिड्यूस्ड क्यों है? ओपन टाइप एंड रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड क्यों है बेटा? शाबाश। इकाइनोडर्मेट्स का सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप, ओपन टाइप तो ऑलरेडी पता ही है आपको बेटा कि मतलब साइनसेस के अंदर ब्लड चला जाएगा, लेकिन रिड्यूस्ड क्यों है? जल्दी जल्दी, रिड्यूस्ड क्यों है बेटा? यार क्या हो गया आप लोगों को यार, फालतू मेरे को थका देते हो यार। वॉइस आ रहा है सभी को कि नहीं आ रहा है, ये बताओ पहले। यस सर आ रहा है। तो फिर आंसर तो कर लो ना जब वॉइस आ रहा है। रिड्यूस्ड क्यों है सर्कुलेटरी सिस्टम इन एकाइनोडर्म्स? सब कुछ थोड़ी मैं ही बताऊंगा, थोड़ा खुद तो दिमाग लगा लो, क्या हो रहा है, क्यों है रिड्यूस्ड? कहाँ फंस गया मैं? अभी अभी मैंने बोला ना बेटा, हमने अभी कोई सिस्टम पढ़ा था, उस सिस्टम का नाम क्या है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम। वाटर वेस्कुलर सिस्टम का फंक्शन क्या था? शाबाश, लोकोमोशन का था, प्रे को पकड़ने का था, फूड को ट्रांसपोर्ट करने का था, गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने का था, वाटर को रिमूव करने का था, वाटर को अंदर लाने का था। तो यही तो काम बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम का होता है। तो मतलब यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम का काम बेटा किसने ले लिया? वाटर वेस्कुलर सिस्टम ने ले लिया। तो सर्कुलेटरी सिस्टम को ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है? रिड्यूस्ड होता है। थोड़ा सा दिमाग लगाया करो खुद भी। और सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ इकोनोडर्म्स इज कॉल्ड एज हीमल सिस्टम बेटा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम्पल याद रखेंगे। द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ इकोनोडर्मेट्स इज कॉल्ड एज हीमल सिस्टम बेटा, इसको हम हीमल सिस्टम भी बोलते हैं। ब्लड के अंदर कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता है, कोई हार्ट नहीं होता, कोई ब्लड वेसल नहीं होती है बेटा, ठीक है ना। और बहुत कम रोल होता है बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम का, किसके अंदर? प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन के अंदर। बिकॉज सारा काम किसने छीन लिया, सारा काम किसने ले लिया बेटा? वो एक्चुअल में वाटर वेस्कुलर सिस्टम ने ले लिया। चलिए तो देख लीजिए तो क्या लिखा हो। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, मतलब माउथ भी होगा और एनस भी होगा। माउथ वेंट्रल साइड में पाया जाता है, एनस डोर्सल साइड में पाया जाता है। ब्रिटल स्टार की बात करें बेटा तो डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है। एलिमेंट्री कैनाल स्ट्रेट भी हो सकता है और कॉइलेड भी हो सकता है बेटा, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप याद रखेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो मोस्टली ट्यूब फीट है, मतलब सब में ट्यूब फीट होगा। बट ट्यूब फीट के अलावा बेटा स्टार फिश के अंदर डर्मल ब्रैंकियज होते हैं, ब्रिटल स्टार के अंदर जेनेटियल बर्सा होता है, सी अर्चिन के अंदर पेरिस्टोमियल गिल्स होती है, एंड सी ककम्बर के अंदर कोलाकल ट्री होता है। तो ये प्लीज इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे, ये एक्स्ट्रा स्ट्रोक में बेटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इंपॉर्टेंट है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है एंड ग्रेटली रिड्यूस्ड है। So this open type greatly reduced circulatory system of echinodermates is called as hemal system बेटा, इसको हम hemal system बोलते हैं। इसमें कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता, हार्ट नहीं होता, कोई ब्लड वेसल मॉडिफाई होकर बेटा पंपिंग का या हार्ट का काम नहीं करती है, और इसका बहुत कम रोल होता है किसके अंदर? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के अंदर बेटा। तो ये इसका सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? अभी तक हमने वाटर वेस्कुलर सिस्टम पढ़ा जो इंपॉर्टेंट था बेटा, हमने पेडिसलरीज पढ़ी जो इंपॉर्टेंट थी बेटा, हमने वाटर वेस्कुलर सिस्टम का रोल पढ़ा या फंक्शन पढ़ा जो इंपॉर्टेंट था, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा एंड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा। अभी हम आते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरफ। तो फटाफट बताओ बेटा, एक्सक्रीशन जो होता है इन केस ऑफ एकाइनोडर्मेट्स वो किसकी वजह से होता है? अभी अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले। ट्यूब फीट। वेरी गुड बेटा, वाटर वेस्कुलर सिस्टम की वजह से होता है या शॉर्ट में ट्यूब फीट की वजह से होता है? तो मतलब इनमें कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है, एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट है। बिकॉज एक्सक्रीशन का काम भी बेटा कौन कर रहा है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम ही कर रहा है। और कैसे कर रहा है?
वो रिमूव करता है बेटा वेस्ट को थ्रू द ट्यूब फीट। तो बताओ इनका वेस्ट मटेरियल क्या होगा, अमोनिया होगा, यूरिया होगा या यूरिक एसिड होगा बेटा, फटाफट बताइए। Ammonia. अमोनिया होगा बिकॉज दे आर, शाबाश, एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक और एक्सक्लूसिवली मैराइन बेटा। मैंने बोला था पानी के अंदर रहने वाले हमेशा अमोनिया रिलीज करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया इनका एक्सीलरेटरी सिस्टम खत्म बेटा। नर्वस सिस्टम की बात करें तो बताओ बेटा इनका नर्वस सिस्टम एक जगह पे होगा कि फैला हुआ होगा, शाबाश। नर्वस सिस्टम बॉडी में एक जगह पे होगा कि पूरी बॉडी में फैला होगा? पूरी बॉडी में। बिकॉज मैंने पहले ही बोला था दे आर नॉन सेफेलाइज्ड बेटा। नॉन सेफेलाइज्ड का मतलब है इनमें हेड नहीं है। हमारा नर्वस सिस्टम बेटा नॉर्मली कहाँ पे एक्यूमुलेट करता है, हेड में एक्यूमुलेट करता है, फिर वहां से नर्व कॉर्ड निकलती है। बट इनमें तो हेड है ही नहीं बेटा। तो बिकॉज हेड नहीं है तो नर्वस सिस्टम कैसा होगा बेटा, डिफ्यूज होगा। डिफ्यूज मतलब फैला हुआ, और डिसेंट्रलाइज्ड होगा बेटा। डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब है जो एक जगह पे एक्यूमुलेट ना हो बेटा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए, डिफ्यूज एंड डिसेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम किन में पाया जाता है? वो इकाइनोडर्मेट्स में पाया जाता है, और इनके पास कोई ब्रेन वेन नहीं होता है बेटा। दे डू नॉट हैव अ ब्रेन बेटा। नर्वस सिस्टम के अंदर एक नर्व रिंग होगा जो बॉडी के सेंटर में मिलेगी, तो यहाँ पे ऐसे नर्व रिंग मिलेगा बेटा सेंटर में, और फिर नर्व कॉर्ड्स मिलेगी। एक नर्व कॉर्ड इधर जाएगा, दूसरा नर्व कॉर्ड इधर जाएगा, एक ऐसे जाएगा, एक ऐसे जाएगा, और एक अंदर। मतलब बॉडी के सेंटर में एक नर्व रिंग है, और फिर नर्व रिंग से क्या निकल रही है बेटा, नर्व कॉर्ड्स निकल रही है। सेंस ऑर्गन ज्यादा मॉडिफाइड नहीं होते, सिंपल सेंस ऑर्गन्स होते हैं जिसमें स्टैटोसिस्ट मिलेगा बैलेंस के लिए, टैक्टाइल रिसेप्टर मिलेगा बेटा टेंटिकल्स में। टेंटिकल्स के अंदर बेटा टैक्टाइल रिसेप्टर्स होते हैं, टच को महसूस करते हैं बेटा, और लाइट को डिटेक्ट करने के लिए आई स्पॉट पाया जाता है। तो ज्यादा खतरनाक सेंस ऑर्गन्स नहीं है, सिंपल सेंस ऑर्गन्स है, बिकॉज बॉडी में नर्वस सिस्टम भी सिंपल टाइप का होता है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो डायोशियस होते हैं। डायोशियस का मतलब हुआ बेटा बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल है बेटा। मेल अलग होता है एंड फीमेल अलग होता है, बट दिखने में दोनों सेम होते हैं, समझ लेना इस चीज को। मोस्टली डायोशियस होते हैं, ठीक है ना। डायोशियस का मतलब हुआ बेटा यूनिसेक्सुअल होते हैं, मेल अलग होगा फीमेल अलग होगा, बट मेल एंड फीमेल की बॉडी में कोई डिफरेंस नहीं है। ऑल्दो मेल में बेटा मेल गेमिड बनेगा, फीमेल में फीमेल गेमिड बनेगा, बट बॉडी फिर भी एक जैसी होगी। आप समझ सकते हैं, ऐसे मान लीजिए ये स्टार फिश है बेटा, ठीक है ना। तो मैं बाहर से देख के ये नहीं बता सकता हूँ कि ये मेल स्टार फिश है कि फीमेल स्टार फिश है, बिकॉज मेल स्टार फिश की बॉडी में एंड फीमेल स्टार फिश की बॉडी में कोई डिफरेंस नहीं होता बेटा। दे आर अलाइक बेटा, वो एक जैसे होते हैं। तो अगर बॉडी में कोई एक्सटर्नल डिफरेंस नहीं है तो बताओ बेटा सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होगा कि नहीं होगा? शाबाश। नहीं होगा सर। नहीं होगा बेटा, बिकॉज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, जब आप देख के बता सकते हो बेटा वो मेल है और वो, जैसे कोई सड़क पे एक लड़का और एक लड़की चल रहे हैं, तो हम दूर से देख के बता सकते हैं बेटा कि ये वाला लड़का है और वो वाली लड़की है बेटा। अगर लड़का लड़की के कपड़े पहनेगा या लड़की लड़के के कपड़े पहनेगी, तब भी हम पहचान सकते हैं बेटा कि ये लड़का है और ये लड़की। तो ये जो डिफरेंस आप बाहर से देख के बता सकते हैं ना, हु इज मेल एंड हु इज फीमेल, इसको हम सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बोलते हैं। बट इन केस ऑफ इकाइनोडर्मेटा बेटा, ऑल्दो मेल अलग है एंड फीमेल अलग है बेटा, बट बाहर से बॉडी को देख के आप नहीं बता सकते हो बेटा ये वाला मेल है और ये वाला फीमेल है। तो इस वजह से इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को नहीं मिलता है। फर्टिलाइजेशन जो होता है बेटा वो इनमें एक्सटर्नल होता है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल का मतलब मेल एंड फीमेल बेटा पानी में, गेमीट्स पानी में फ्यूज करेंगे, जाइगोट पानी के अंदर बनेगा, एग का फॉर्मेशन पानी के अंदर होगा बेटा, ठीक है ना। और इनमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। इनडायरेक्ट का मतलब इनके अंदर क्या मिलेंगे, लार्वास मिलेंगे बेटा। और लार्वा बहुत इंपॉर्टेंट है किनका, इकाइनोडर्मेट्स का, बिकॉज लार्वा एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी तक जो हम लार्वा पढ़ चुके हैं बेटा, उसमें हमने पोरिफेरा का लार्वा अगर हम याद करें तो पोरिफेरा का हमने लार्वा पढ़ा था बेटा। पोरिफेरा में हमने पढ़ा था सीलोब्लास्टुला, स्टीरोब्लास्टुला, एम्फीब्लास्टुला। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? याद आ रहा है ना बेटा, रेगोन लार्वा पढ़ा था। सीलेंट्रेटा के अंदर बेटा या निडेरिया के अंदर आपने क्या पढ़ा था?
प्लेन्युला लार्वा पढ़ा था। टीनोफोरा के अंदर बेटा आपने क्या पढ़ा था? शाबाश, साइडिपिड लार्वा पढ़ा था बेटा, याद आ रहा है ना? एनेलिडा के अंदर, एनेलिडा के अंदर क्या पढ़ा था? ट्रोकोफोर लार्वा पढ़ा था। मोलस्का के अंदर बेटा वेलिगर, ग्लोचिडियम एंड ट्रोकोफोर पढ़ा था। ये सभी लार्वाज आपको याद रहने चाहिए। आज आप याद रखेंगे बेटा कि इकाइनोडर्मेटा के अंदर लार्वा जो होते हैं, कि मैं इसको हटा देता हूँ इधर से, ये आपको याद है ही ऑलरेडी। तो इकाइनोडर्मेटा के अंदर बेटा डायरेक्ट डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, और लार्वा जो देखने को मिलते हैं बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल स्टारफिश की अगर बात करें, ठीक है, स्टारफिश में आपको बाइपिनेरिया लार्वा देखने को मिलता है, बाइपिनेरिया लार्वा देखने को मिलता है। ब्रिटल स्टार की बात करें, ब्रिटल स्टार के अंदर बेटा आपको ओफियो प्ल्यूटस लार्वा देखने को मिलता है बेटा। सी अर्चिन की बात करें, मतलब लार्वा अलग अलग देखने को मिलता है। सी अर्चिन की बात करें तो इकाइनोप्ल्यूटस लार्वा देखने को मिलता है, इकाइनोप्ल्यूटस लार्वा देखने को मिलता है। एंड सी ककम्बर की बात करें बेटा तो आपको ऑर्क्यूलेरिया लार्वा देखने को मिलता है। तो ये 4 लार्वाज आपको टिप ऑफ द टंग याद रहने चाहिए, ठीक है ना? और इन चारों लार्वाज में बेटा बताओ फटाफट कौन सी सिमेट्री होगी? शाबाश, इन चारों लार्वाज में कौन सी सिमेट्री होगी, जल्दी बोलिए। बाइलेटरल, बायलेटरल। और इनमें कौन सी सिमेट्री होगी? रेडियल सिमेट्री, रेडियल होगी बेटा, तो याद रखेंगे, ठीक है? तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज याद रखेंगे इसको। तो देख लेते क्या लिखा है यहाँ पे। एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट है और एक्सक्रीशन ट्यूब फीट के थ्रू होता है जो अमोनिया को रिलीज करता है। नर्वस सिस्टम डिफ्यूज होता है, डिसेंट्रलाइज होता है जिसमें कोई ब्रेन नहीं होता है। नर्वस सिस्टम एक नर्व रिंग होता है और रेडियल नर्व कॉर्ड होता है। तो ये देखिए, ये नर्व रिंग है बेटा और ये रेडियल नर्व कॉर्ड्स है जो पूरी बॉडी में पाए जाते हैं बेटा, इसलिए डिफ्यूज है, डिसेंट्रलाइज्ड बोला जाता है। इसके ऊपर सेंस ऑर्गन्स होते हैं बेटा जिनको हम आई स्पॉट्स बोलते हैं, जो लाइट को डिटेक्ट करने का काम करते हैं। स्टैटोसिस्ट होता है एंड टैक्टाइल टेंटिकल्स। रिप्रोडक्शन की बात करें, मोस्टली डायोशियस, मेल एंड फीमेल एक समान होते हैं, दे आर सिमिलर बेटा, इसलिए कोई सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को नहीं मिलता है। कॉपुलेशन नहीं होता है बेटा बिकॉज फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल माना पाया जाता है बेटा, तो कोई फीमेल की बॉडी में गमीट डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं है बेटा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब हुआ लार्वा, और लार्वा यहाँ पे देख लो क्या लिखा है, फ्री स्विमिंग लार्वा बेटा। फ्री स्विमिंग लार्वा का मतलब हुआ लार्वा अपना खाना खुद तैयार करेगा, खुद अपनी मर्जी से मूव करेगा, खुद अपनी जगह बदलेगा, अपनी दिशा बदलेगा, तो वो फ्री स्विमिंग होता है। जैसे स्टारफिश का लार्वा जो होता है वो बाइपिनेरिया होता है, ब्रिटल स्टार का लार्वा जो होता है वो ओफियोप्ल्यूटस होता है, सी अर्चिन का जो लार्वा होता है वो इकाइनोप्ल्यूटस होता है, एंड सी ककम्बर का जो लार्वा होता है वो ऑर्किलेरिया। और सारे लार्वाज में बायलैटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। ciliated bilaterally symmetrical larva undergo metamorphosis to change into radial symmetrical head। मतलब लार्वा जो होता है बेटा वो ciliated होता है और bilaterally symmetrical होता है, फिर वो बदल जाता है, बदलने को मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं बेटा, ऑलरेडी हम इसको पढ़ चुके हैं। सो दिस चेंज इज कॉल्ड एज मेटामॉर्फोसिस, और फिर वो क्या बनेगा, एक रेडियली सिमेट्रिकल अडल्ट बनेगा। इकाइनोडर्मेटा पोजेस द रिमार्केबल पावर ऑफ रीजनरेशन बेटा। आपने ये बहुत बार शायद सुना भी होगा कि अगर आप कभी स्टारफिश को पकड़ेंगे ना, इमेजिन कर लीजिए बेटा आपने इस स्टारफिश को इधर से पकड़ लिया, तो स्टारफिश अपने आप को बचाने के लिए बेटा क्या करती है, अपने इस बॉडी पार्ट को काट देती है, मतलब अपनी मर्जी से काटेगी। तो आपके हाथ में बेटा ये एक हिस्सा रहेगा स्टारफिश का, और स्टारफिश यहाँ से भाग जाएगी बेटा, और कुछ ही दिनों में यहाँ से क्या बनेगा, एक नया आर्म बनेगा बेटा। तो इनके पास इतना पावर ऑफ रिजनरेशन होता है बेटा कि ये अपनी मर्जी से अपने किसी भी बॉडी पार्ट को डिटैच कर सकती है, काट सकती है बेटा, रिमूव कर सकती है, और फिर उस जगह पे क्या बन सकता है बेटा, एक नया ऑर्गन बन सकता है या नया पार्ट बन सकता है। दिस इज कॉल्ड एज ऑटोटॉमी बेटा, इसको हम ऑटोटॉमी बोलते हैं। ऑटोटॉमी का मतलब अपनी मर्जी से अपने बॉडी के पार्ट को काट के छोड़ के भाग जाना बेटा, दिस इज कॉल्ड एज ऑटोटॉमी। और ये ऐसा कर क्यों पाते हैं,
बिकॉज इनको पता है बेटा कि कुछ दिनों बाद ये ऑर्गन फिर से बनेंगे, ये बॉडी का पार्ट फिर से बनेगा, बिकॉज इनके पास हाई पावर ऑफ रिजेनरेशन देखने को मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे बच्चा। तो इकाइनोडर्मेट्स पोजेस रिमार्केबल पावर ऑफ रिजेनरेशन, मतलब इतना खतरनाक पावर ऑफ रिजेनरेशन है कि अपनी मर्जी से बेटा बॉडी के पार्ट को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं बेटा। ऑल इकाइनोडर्म्स आर स्लो मूविंग एनिमल्स बिकॉज इनमें स्मूथ मसल्स होती है बेटा, स्मूथ मसल जिस चीज में होगा वो स्लो मूविंग ही होता है। पैरासिटिक एंड कॉलोनियल, इनमें कोई पैरासाइट नहीं होता, कोई कॉलोनियल फॉर्म नहीं होता। फिनोमेना ऑफ ऑटोटॉमी एंड रिजेनरेशन और ऑफ, मैंने अभी बताया था ऑटोटॉमी का मतलब होता है बेटा अपनी मर्जी से बॉडी के पार्ट को काट के फेंक देना बेटा, ठीक है ना, और फिर उस पार्ट को दोबारा बनाना बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम रीजेनरेशन बोलते हैं। क्या लिखा बेटा, इन स्टारफिश व्हेन इट इंजर्स द एनिमल रेडिली ब्रेक्स ऑफ इट्स ओन आर्म्स, द प्रोसेस इज कॉल्ड ऑटोटॉमी, इट सर्व्स एज अ मीन ऑफ प्रोडक्शन। मतलब अगर आप स्टारफिश को पकड़ते हैं या इसको इंजर करने की कोशिश करते हैं तो अपने बॉडी पार्ट को काट के फेंक देती है बेटा, इस प्रोसेस को हम ऑटोटॉमी बोलते हैं। ये क्यों किया जाता है, अपने आप को बचाने के लिए यूज किया जाता है, और फिर वो पार्ट दोबारा बनेगा बाय द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन। क्लासिफिकेशन पे आते हैं, तो बेस्ड ऑन द शेप ऑफ बॉडी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम 5 क्लासेस होती है बेटा इकानोडर्मेट्स की। पहली क्लास को हम बोलते हैं क्लास एस्टेरॉयडी बेटा। एस्टेरॉयडी में कौन आती है, स्टारफिश आती है, एग्जाम का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो याद रखेंगे एस्टेरॉयडी का लार्वा कौन सा था, बता दो फटाफट, मैं देखूंगा बेटा कितना दिमाग है आप लोगों का। एस्टेरॉयडी का लार्वा क्या है, शाबाश, एस्टेरॉयडी का लार्वा क्या है, बाइपिनेरिया बेटा, याद रख लेना। तो इस पूरे फाइलम, इस पूरे क्लास का लार्वा बाइपिनेरिया होता है। ये स्टार के समान होते हैं। आर्म्स आर नॉट शार्पली मार्क्ड आउट फ्रॉम द सेंट्रल डिस्क। ये देख लीजिए इधर, ये स्टारफिश है बेटा, ये इसकी आर्म्स है। अब ये आर्म कहाँ से बाहर निकल रही है, ये इनका सेंट्रल डिस्क होता है बेटा। तो आर्म बाहर निकल रही है, बट हमको क्लियरली ये नहीं दिखाई देता बेटा कि सेंटर से निकल रही है कि नहीं निकल रही है। तो ऐसी पर्टिकुलर एनिमल को या ऐसे पर्टिकुलर इकाइनोडर्मेटा को हम स्टारफिश बोलते हैं बेटा। और इस स्टारफिश को हम किस क्लास में डाल देते हैं, एस्टेरॉयडी क्लास में डाल देते हैं बेटा। लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर आप ब्रिटल स्टार को देखोगे तो ये ब्रिटल स्टार का सेंट्रल डिस्क है बेटा। तो आप ध्यान से देख लो, आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है आर्म यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, इधर से और इधर से। बट यहाँ पे क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं मिल रहा हमको बेटा, आर्म कहाँ से निकल रहा है। तो जिनमें आर्म का डिस्टिंक्शन नहीं होगा फ्रॉम द सेंट्रल डिस्क बेटा, उनको हम एस्टेरॉयडी बोलते हैं। और जिनमें आर्म का डिस्टिंक्शन होगा फ्रॉम द सेंट्रल डिस्क बेटा, उनको हम ओफियोयूरिडिया बोलते हैं। तो ओफियोयूरिडिया मतलब जिनमें आपको क्लियरली दिखाई दे आर्म कहाँ से निकल रहा है। एस्टेरॉयडी मतलब जिनमें आपको नहीं दिखाई दे आर्म कहाँ से निकल रहा है। एस्टेरॉयडी में आती है बेटा स्टारफिश। स्टारफिश का साइंटिफिक नेम है एस्ट्रियास बेटा, और एस्ट्रियास का लार्वा होता है बाइपिनेरिया। एंड ओफियोयूरिडिया जो ये भी स्टार के समान ही होते हैं, बट डिफरेंस क्या है बेटा, डिफरेंस है आर्म्स आर शार्पली मार्क्ड ऑफ फ्रॉम द सेंट्रल डिस्क। आर्म आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि वो सेंट्रल डिस्क से कहाँ से निकल रहा है बेटा। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम ओफियोयूरिडिया बोलते हैं। तो फटाफट बताओ बेटा, ओफियोयूरिडिया का लार्वा कौन है, शाबाश कौन है, ओफियोप्ल्यूटस है बेटा। तो ये इनका लार्वा हो गया। एग्जाम्पल ओफियोथ्रिक्स, ओफियोयूरा एंड एस्ट्रोपेक्टन बेटा। ओफियोथ्रिक्स को हम ब्रिटल स्टार बोलते हैं, ओफियोयूरा को भी हम ब्रिटल स्टार बोलते हैं, और एस्ट्रोपेक्टन को हम क्या बोलते हैं, बास्केट स्टार बोलते हैं। तो ये एग्जाम के इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, सारी एग्जाम्पल्स बड़े याद रखने। नेक्स्ट है इकाइनोडिया बेटा। इकाइनोडिया गोल आकार का होता है, बॉल के समान होता है, इसमें कोई आम वाम नहीं होता। यहाँ पे देख लीजिए, ये सी अर्चिन है बेटा। सी अर्चिन किससे बिलोंग करता है, इकाइनोडिया क्लॉस से बिलोंग करता है बेटा, और इनमें कोई आम वाम नहीं होता है बेटा। एक्सटेंशन जो दिखाई दे रही है ये एंडोस्केलेटन की एक्सटेंशन है बेटा, और बॉडी गोल आकार की होती है। तो ये ग्लोबुलर डिस्क लाइक होते हैं, इनमें कोई आम नहीं होता। एग्जाम का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, दैट इज इनकी बॉडी में एक स्पेशल एपरेटस पाया जाता है, इनकी बॉडी में बेटा एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम एरिस्टोटल्स लैंटर्न बोलते हैं। और एरिस्टोटल्स लैंटर्न क्या है बेटा, ये एक डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर है जो बाइटिंग एंड च्यूइंग में मदद करता है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, तो याद रख लेना बेटा। एरिस्टोटल्स लैंटर्न कहाँ होता है, इकाइनोडर्मेटा में होता है। इकाइनोडर्मेटा में कहाँ होता है, इकाइनोडिया क्लास में होता है, या शॉर्ट में सी अर्चिन के अंदर होता है बेटा। और क्या होता है ये, इट्स अ डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर जो बाइटिंग एंड च्यूइंग में मदद करता है बेटा। एग्जाम्पल इकाइनस सी अर्चिन बोलते हैं, क्लाइपस्टर केक अर्चिन बोलते हैं,
एंड एक एरेनियस जिसको हम सैंड डॉलर बोलते हैं बेटा, और इसके लार्वा को हम क्या नाम देते हैं, इकाइनोप्ल्यूटस बोलते हैं बेटा। इसको हम इकाइनोप्ल्यूटस बोलते हैं। ये समझ आ रहा है ना बच्चा? नेक्स्ट है होलोथ्यूरिडिया। तो ये देख लीजिए बेटा, ये होलोथ्यूरिडिया है जिसको हम सी ककम्बर भी बोलते हैं। इनकी बॉडी लंबी और सिलेंड्रिकल हो, देख सकते हैं लंबी बॉडी है और सिलेंड्रिकल समान है, कोई आर्म नहीं। स्पाइन इज नॉर्मली बॉडी में एब्सेंट होती है बेटा, प्लेन बॉडी होती है। एग्जाम्पल कुकुमेरिया, कुकुमेरिया को हम सी ककम्बर बोलते हैं, एंड होलोथ्यूरिया को भी हम क्या बोलते हैं, सी ककम्बर ही बोलते हैं बच्चा। और इनके लार्वा को हम क्या बोलते हैं, ऑर्कुलेरिया बोलते हैं, ऑर्कुलेरिया बोलते हैं। ठीक है ना? लास्ट बेटा क्राइनोडिया। तो ये आप देख सकते हैं क्राइनोडिया सी लीज इसमें पाई जाती है। ब्रांचेड आर्म्स होती है, तो आर्म्स बेटा ब्रांचेड होती है। बॉडी एक जगह पे फिक्स होगी, मतलब बॉडी एक ही जगह पे रुकी रहेगी बेटा, फिक्स्ड बॉडी होती है। ए बाई स्ट्रक्चर जिसको हम सी रे बोलते हैं। तो नीचे बेटा ऐसे रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे जिससे बॉडी एक जगह पे फिक्स हो जाएगी, जिनको हम सिरे बोलते हैं। स्पाइन्स एब्सेंट होते हैं। एग्जांपल एंटेडॉन, एंटेडॉन को हम सी लिली और फेदर स्टार बोलते हैं, एंड होलोपस को हम क्या बोलते हैं, सी लिलीज बोलते हैं बेटा। सो दिस इज एंड ऑफ इकाइनोडर्मेटा बेटा। तो यहाँ पे इकाइनोडर्मेटा आपका खत्म हो जाता है। ठीक है बच्चा? क्लियर हुआ ये? Yes, Yes, sir. sir. नोट्स आपको ग्रुप में फॉरवर्ड कर देता हूँ आफ्टर 1 or 2 minutes बेटा। यस यस, बोले बोले, क्या बोल रहे हो? कुछ बोलना बेटा। तो मैं आपको नोट्स बेटा ग्रुप में फॉरवर्ड करता हूँ, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा। आज आपको डीपीपी फॉरवर्ड कर रहा हूँ मैं, कल किया था बट उसमें मैम जो टाइप करती है डीपीपी को, उसने आंसर भी साथ में लगा के रखे थे, इसलिए मैंने उसको जल्दी फिर वापस डिलीट कर दिया। बट आज वो अगेन फॉरवर्ड करेगी मेरे को डीपीपी, और उसमें आंसर्स हटा के रखेंगे हम। आंसर की आपको मैं 1-2 दिन बाद फिर सेंड कर दूंगा, ठीक है ना? हीमल सिस्टम मतलब बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम, रिड्यूस्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है इकाइनोडर्म। रीजा चौधरी, hemal system मतलब is another name for the circulatory system of echinodermates बेटा। because hemal system इसलिए बोला जाता है, ब्लड में कोई पिगमेंट नहीं है, ब्लड में खाली बेटा आपको WBC दिखाई दे रहा है, RBC भी नहीं है, बिकॉज पिगमेंट नहीं है, तो ब्लड बेटा कैसा होगा, कलरलेस ब्लड होगा बेटा, तो इसलिए क्या बोला जाता है, हीमल सिस्टम बोला जाता है बेटा, तो याद रखेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना काफी है। डीपीपी फॉरवर्ड कर रहा हूँ बेटा, 2 डीपीपी आज आपको मैं एक दिन में सेंड करूंगा, बिकॉज हमने 1-2 दिन से डीपीपी फॉरवर्ड नहीं किया था। तो डीपीपी को आप सबमिट करेंगे, एंड आफ्टर दैट 1 or 2 days बेटा मैं डीपीपी का आंसर की भी ग्रुप में ही फॉरवर्ड कर दूंगा आपको। चलिए अपना ख्याल रखिए, टिल देन खुदा हाफिज एंड नमस्ते गाइस, बाय बाय।